थोड़ा सा टॉपिक चेंज है। अपनी लास्ट कन्वर्सेशन से हमने एक स्टेप आगे जाना है, जिसमें डेटाबेसेस का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन सी डेटाबेसेस हैं, वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा मेन गोल है। अच्छा, डेटाबेसेस के अंदर जो है वो हमारे पास सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि डेटाबेस होती क्या है और इसका पर्पज़ क्या है। अच्छा, डेटाबेस का मकसद ये है कि जो भी हम डाटा यूज़र से कलेक्ट करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करके हम एक प्लेस पे रखते हैं जिसको हम डेटाबेस बोलते हैं। अच्छा, उसको डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पेश आई? नॉर्मली जब कंप्यूटर आया था ना, तो जो हम ज़्यादातर डाटा स्टोर करते थे वो फाइल सिस्टम में स्टोर करते थे। यानी जिस तरह अभी भी हमारे पास फाइल सिस्टम है ना, जिसमें हम फाइल्स क्रिएट करते हैं टेक्निकली। अभी भी जैसे कोड में हमने बहुत सारी डिफरेंट जो है वो फाइल्स क्रिएट की हैं, जैसे रीडमी फाइल होगा, और भी कोई फाइल हम इधर क्रिएट कर सकते हैं न्यू फाइल करके। तो ये हमारे लिए हार्ड में परमानेंटली स्टोर हो जाती है, ऐसे ही है ना। और हम दोबारा जब अपना सिस्टम ओपन करते हैं तो फाइल्स के अंदर जाके हम उस फाइल को दोबारा से रीड कर सकते हैं। इस तरह से ये मैकेनिज़्म जो है वो फाइल सिस्टम का चलता है। अच्छा, अब इस वाले फाइल सिस्टम की मदद से हम परमानेंटली फाइल्स को स्टोर कर पाते हैं, क्योंकि फाइल सिस्टम जो है ना वो हार्डवेयर पे वर्क कर रहा होता है। हार्डवेयर यानी हार्ड ड्राइव जो हमारी होती है, जो परमानेंट स्टोरेज होती है, उसके साथ ये कनेक्ट होता है। तो जितनी भी फाइल्स हम बनाते हैं वो सारी की सारी जो है वो फाइल सिस्टम के थ्रू हमारी हार्ड ड्राइव में सेव हो रही होती हैं। इसी वजह से जब हम सिस्टम को ऑन करके ऑफ़ करते हैं, सिस्टम को बंद करते हैं, या तो उसके बाद जब हम उसको ऑन करते हैं तो हमें फाइल्स नज़र आ रही होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये परमानेंट स्टोरेज के अंदर हमारी फाइल्स जो हैं वो सेव हो रही होती हैं। इसके अगेंस्ट हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसको हम रैम बोलते थे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसमें क्या होता है कि आपकी जो स्टोरेज है वो टेम्परेरीली होती है। इसी तरह हमने लास्ट टाइम जब फास्ट एपीआई पढ़ रहे थे तो हमने कुछ उसमें वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट किए थे, लेकिन वो सारे वेरिएबल भी टेम्परेरीली क्रिएट होते हैं और वो रैम में क्रिएट होते हैं। सही है। तो उसका मतलब ये है कि जितनी भी फाइल्स हमारी, जितना भी डाटा हम रैम में स्टोर करते हैं, तो वो जैसे ही हम सर्वर फास्ट एपीआई का बंद करके दोबारा ऑन करें तो वो सारा का सारा डाटा रिमूव हो जाता है। इवन जो हम यूज़र से डाटा ले रहे थे इनपुट के तौर पे क्यूरी पैरामीटर के थ्रू या बॉडी पैरामीटर के थ्रू, पाथ पैरामीटर के थ्रू, तो वो सर्वर तक जाता था। लेकिन हम उसको अगर किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर रहे थे तो जैसी रिक्वेस्ट ख़त्म होती थी या हम सर्वर को रीस्टार्ट करते थे तो वो डाटा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो वेरिएबल रन टाइम पे बनता है और साथ में क्लोज हो जाता है जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म होता है। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट जो है वो हमारे पास ये फाइल सिस्टम है, यानी हार्ड ड्राइव है, कि हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं। अब जो यूज़र हमें डाटा देता है, यानी कोई फॉर्म्स का डाटा है, अगर हमने किसी भी तरह का फॉर्म फिल करते हैं, वो डाटा हम परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं। लाइक अगर आपने फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है, वो टेम्परेरीली क्रिएट तो नहीं की ना, आप ईयर्स एंड ईयर सेम प्रोफाइल को यूज़ करते हैं, उसी डाटा को सेम अगेन एंड अगेन देखते हैं। तो इसका मतलब है वो डाटा कहीं परमानेंटली स्टोर है, वो टेम्परेरीली डाटा स्टोर है नहीं। तो हमारा भी मेन गोल ये है कि जितना भी हमारे पास डाटा है उसको हमने परमानेंटली स्टोर करना है। अच्छा, परमानेंटली स्टोर अप करने के लिए हमें पता है कि हम फाइल्स के अंदर अगर डाटा रखते हैं ना, फाइल क्रिएट करते हैं और फाइल हार्ड ड्राइव पे क्रिएट होती है, तो वो हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर होगा। अच्छा, इसी तरह हमने जब फास्ट एपीआई में फाइल हैंडलिंग सीखा था, उसके अंदर भी सेम कंसेप्ट था कि जो फाइल्स यूज़र हमें दे रहा है वो हम सर्वर में सेव कर रहे थे, एक अपलोड का फोल्डर बना के उसमें हमने फ़ाइल रखी थी। अब वो वाली फ़ाइल भी परमानेंटली स्टोर है, यानी वो वाली फ़ाइल मतलब इवन आप सर्वर अप करो डाउन करो, वो स्टिल फाइल वहाँ पे रहती हैं। अगर हम आज भी, जो लास्ट टाइम हमने फाइल्स क्रिएट की थी, अगर आज भी हम उस फोल्डर में देखते हैं जाके अपलोड वाले फ़ोल्डर में, तो वो फाइल्स आज भी वहाँ पे पड़ी हैं जो हमने अपलोड की थी। तो इसका मतलब है कि वो कहीं हार्ड ड्राइव में परमानेंटली स्टोर करेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि जब हम सर्वर परचेज़ करेंगे तो उसके साथ SSD आएगी लिमिटेड, तो जो भी फाइल हम उसके अंदर स्टोर करेंगे वो उसकी स्टोरेज को कंज्यूम करेगी। ऐसे ही है ना। तो अगर हम दोबारा उसी टीएलड्रा को ओपन करें तो हमने ये प्लानिंग की थी कि अगर हम परमानेंटली डाटा स्टोर करते हैं, यानी फ्रंट एंड बैक एंड को डाटा देता है और हम उसी के अंदर स्टोरेज सेव कर लेते हैं, तो वो परमानेंट तो होगा, उसकी स्पेस उतनी ही होगी जितना हमने सर्वर परचेज़ किया हुआ, यानी जितनी हमारे पास स्पेस
है हम उतना उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट होगा। परमानेंट कब तक होगा? जब तक आपके पास उसकी ओनरशिप है। ओनरशिप का मतलब क्या है कि आपने लेट्स सपोज अगर आप एक पैकेज पे हैं 20 पर मंथ, और 20 पर मंथ आपने पे करते जा रहे हैं, वो आपकी एक्सेस में है और वो रिसोर्सेज आप स्टिल कंज्यूम कर सकते हैं जब तक कि आपके पास उसकी एक्सेस है। सही, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब एक तरीका ये है कि हम अपना जो भी यूज़र हमें डाटा दे रहा है, यानी बॉडी पैरामीटर, पाथ पैरामीटर के थ्रू या क्यूरी पैरामीटर के थ्रू, वो डाटा हम फाइल्स के अंदर सेव कर दें। यानी सर्वर के अंदर एक प्लेस बनाएं जहाँ पे हम उसके ऊपर वो फाइल जो है वो स्टोर कर दें। सही है, जैसे data.txt बना दें। अब फाइल क्रिएट करने के लिए हमने वो शटल की सर्विस यूज़ की थी, वही लाइब्रेरी हम यूज़ करें और उससे हम नई फाइल जो है वो क्रिएट करके उसके अंदर अपना डाटा डाल दें जो यूज़र ने हमें डाटा दिया है। सही, उससे हमारा एटलीस्ट ये मकसद पूरा हो जाएगा कि जो भी यूज़र डाटा दे रहा है वो परमानेंटली स्टोर है। ऐसे ही है ना, वो इस सर्वर के अंदर परमानेंटली स्टोर है हमारी स्टोरेज सर्विस के अंदर। लेकिन उससे क्या होगा कि कुछ ऐसा डाटा होता है, जैसे लेट्स सपोज अगर हम कोई एप्लीकेशन सोचते हैं, जैसे हम स्टूडेंट की एप्लीकेशन सोचते हैं, तो अब एक यूनिवर्सिटी के अंदर तो मतलब बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, क्वांटिटी के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं। अब हर स्टूडेंट का डाटा अगर हम एक फ़ाइल क्रिएट करके सेव करें या एक ही फाइल में सबको अपेंड कर दें, साथ साथ मिला के जोड़ के रख दें, तो वो सेव तो हो जाएगा और परमानेंट भी होगा, लाइक एक्सेल फाइल में हम सेव कर दें या इस तरह की चीज़ें। लेकिन उसको एक्सेस करने का जो टाइम है ना वो काफ़ी लगेगा। लाइक अगर मैंने कोई 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस कर दी हैं, 5 मिलियन डाटा एंट्रीज कर दी हैं, 5 मिलियन स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, वो हमने सेव कर लिए। अब किसी एक स्टूडेंट का मैंने रिकॉर्ड देखना है तो उसमें मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एक फ़ाइल के अंदर पड़ा हुआ। ये ऐसा ही है जैसे अगर हम पुराना 10 साल पीछे जाएं तो अक्सर जो डिपार्टमेंट थे वो हमारा डाटा रखते थे, इवन यूनिवर्सिटीज़ भी रजिस्टर के ऊपर। ऐसे ही है ना, यानी हमारे मार्क्स वगैरह भी रजिस्टर के अंदर उसकी एंटिटी होती थी। जब डिजिटल नहीं होता था कुछ भी तो वो रजिस्टर बनते थे बड़े बड़े ना। इवन जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी उसी से वर्ड रजिस्टर से निकली है कि वो रजिस्टर के अंदर जो है ना वो एंट्री डालते थे उसकी सारी। तो अब वो इतनी एंट्री तो डलती जाती हैं रजिस्टर में, और रजिस्टर परमानेंटली डाटा भी स्टोर रखता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है, जब भी हमने कोई डाटा फाइंड करना होता है या कोई स्टूडेंट जाता था मुझे मेरे मार्क्स बताएं या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो रजिस्टर ओपन कर लेते हैं। रजिस्टर ओपन करके अब वो ढूंढते रहते हैं बीच में से, क्योंकि अब लेट्स सपोज अगर कोई जिसने 2000 में पढ़ा है वो आ जाता है 25 में, और उसके बाद तो पता नहीं कितने रजिस्टर बन गए होंगे। तो अगर उसमें से उसको कोई रैकेट फाइंड करना है इतने ज़्यादा, यानी 200-300 रजिस्टर में से, तो वो बहुत मुश्किल होगा ना। ऐसे ही है ना सर, अगर डाटा की वैल्यू पेयर्स में पड़ा है, डिक्शनरीज में पड़ा है, नहीं, अभी तो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल ही समझो कि रा फॉर्मेट में पड़ा है, रजिस्टर पे लिखा हुआ है, अब उसको फाइंड करना है। उसकी अब पुराने दौरों में लोगों ने टेक्निक्स फाइंड की थी, वो कौन कौन सी थी? यानी उस डाटा को जल्दी फेच करने के लिए अल्फ़ाबेट्स बनाते थे और हर साल का सेपरेट कर लेते थे, और वो लेबलिंग करते थे, यानी एक चिट बना के रजिस्टर पे लगा देते थे ये कौन सी क्लास है, कौन सा साल है। फिर वहाँ से बात शुरू होती थी, फिर सीक्वेंस वाइज फिर मतलब सॉर्टिंग करते थे। बहुत सारी उन्होंने टेक्निक्स अपनाई हुई थी टू फेच डाटा फास्टली। अगर उनका मेन गोल था ना उस सारे थॉट प्रोसेस के पीछे, वो एक ही थॉट गोल था। देखो डाटा तो वो लिख सकते हैं रैंडमली जितना मर्जी लिखें, रजिस्टर में लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, हर क्लास का मिक्स कर दें, हर ईयर का मिक्स कर दें, डाटा तो सेव है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी उनको कि डाटा को फेच करना मुश्किल था। जब डाटा रीड करना है ना फिर बहुत बड़ा चैलेंज शुरू हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि डाटा को राइट करना प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हो रहा है, जिधर मर्जी रैंडमली लिखते हैं। लेकिन जब डाटा को वापस रीड करना है वो बहुत बड़ा चैलेंज था। अब उस चैलेंज से कैसे निकला जाए, ये मेन हमारा जो है वो लोगों का थॉट प्रोसेस होता था। उसके पीछे फिर वो पूरी मतलब टेक्निक्स बनाते थे। हर पर्सन जो भी मैनेजर है
वो अपने लिहाज से उसकी कोई सॉर्टिंग की चीज़ों की जिससे वो फास्टली डाटा एक्सेस कर सकें, कुछ टेक्निक्स जो हैं वो अपनाते थे। फिर भी काफ़ी हद तक फास्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रैंडम लिखा हुआ है, बिल्कुल ही लेट्स सपोज 5 मिलियन स्टूडेंट का रैंडम डाटा लिखा हुआ है वर्सेस लैदा रजिस्टर में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके लिखा हुआ है, तो थोड़ा फास्ट हो जाता है लेकिन स्टिल इतना फास्ट नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? अब समझो कि जब हम फाइल में डाटा रखते हैं ना, सिस्टम के अंदर भी फाइल सिस्टम यूज़ करके, ये ऐसे ही है जैसे हमने पुराने दौर में रजिस्टर में डाटा लिख दिया। अब एक तरीका, अब एक ही फाइल के अंदर 5 मिलियन स्टूडेंट का डाटा रिकॉर्ड सेव कर दें। लाइक हम एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे डाटा डॉट txt या कुछ भी बना लें, तो इधर स्टूडेंट 1 का डाटा रख दिया, फिर स्टूडेंट 2 का डाटा रख दिया, फिर स्टूडेंट 3 का डाटा रख दिया, मतलब कुछ भी डाटा रख दिया ऐसे रैंडम। तो हमारे लिए 5 मिलियन स्टूडेंट हो जाएंगे, तो डाटा रीड करना मुश्किल नहीं होगा। ये वही इमेजिनेट करें ना कि रजिस्टर से रैंडमली 5 मिलियन लोगों का डाटा लिखा हुआ है, कोई सीक्वेंस नहीं, तो क्या होगा? वो डिफ़िकल्टी होगी उसको रीड करने में, उस डाटा को एक्सेस करने में बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। ऐसे ही फिर अगर हम वही टेक्निक जो हम पुराने दौर में रजिस्टर पे लगाते थे, अगर वही हम इधर लगाएं तो कुछ चीज़ें सीक्वेंस हो सकती हैं। जैसे हम इस डाटा को डाटा बोलने के बजाय हम बोल दें स्टूडेंट 2024 रिकॉर्ड डॉट txt। एक तो फाइल, यानी जिस तरह वो रजिस्टर बनाते थे ना, हमने फाइलें बनाना शुरू कर दी। फिर क्लासेस के लैदा करनी है तो क्लासेस भी लैदा करनी शुरू कर दें, लाइक BSSC स्टूडेंट 2024 ऐसे करके कर लिया। अब वो वाली टेक्निक्स इधर भी अप्लाई हो सकती हैं जो कोई पुराने दौर में लोग करते थे। उससे डाटा एज कंपेयर टू अगर एक ही फाइल में सारा लिखा हुआ है फास्टली रीड होगा अगर वो लैदा फाइल्स के अंदर लिखा हुआ है। ऐसे ही है, लेकिन स्टिल वो जो टेक्निक है जो अभी हम, चूँकि हम मॉडर्न दौर के अंदर हैं, हम समझो कि डिजिटल रजिस्टर बना रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी हम रजिस्टर ही बना रहे हैं। कोई हमने ऐसी आउटस्टैंडिंग टेक्निक नहीं यूज़ की है जिससे ये प्रॉब्लम फिक्स हो सके। मेरी बात समझे या नहीं? हम पुराने दौर वाला ही स्टाइल लेकिन कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं कि फाइलें बना रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन समझो ये रजिस्टर ही बन रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा मॉडर्न तरीका ये नहीं। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है वर्ड डेटाबेस। उसके अंदर सबसे पहली उसकी डेफिनेशन में जो बात है ना वो ये है कि organize the data which is read faster, like which is readable फॉर्मेट में हो। यानी हमने इस तरह से डाटा को सेव करना है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिस तरह डाटा सेव किया जाए जिसको रीड करना फास्ट हो। यानी हम अगर ये प्लेन फाइल्स में डाटा लिखेंगे ना, हाँ CSV जेसन में भी रख दें अगर अज्यूम करें, हाँ, लेकिन अगर हम उसके ऊपर 1 बिलियन यूज़र का डाटा रख देंगे ना तो फिर हमें एहसास होगा ये फास्ट है, ये स्लो है। अभी तक आपने शायद उसको इतनी बड़ी फाइल क्रिएट नहीं की है। अगर आप 1 बिलियन की जेसन लोड करेंगे ना, अभी मैं आपको जेसन दूँ, मेरा कंप्यूटर हेल्ड हो जाएगा वहाँ, वो प्रोसेस ही नहीं करेगा उसको। तो मतलब समझो कि फाइल के अंदर डाटा की हैंडलिंग, डाटा को फेच करने का जो टेक्निक है ना, ये वही टेक्निक है। अब मैं इसको बस आपने कंपेयर करना है पुराने दौर के रजिस्टर के साथ। ये जो फाइलें क्रिएट कर करके डाटा रखने की टेक्निक है, समझो ये पुराने दौर में हम जहाँ रजिस्टर क्रिएट करते थे, समझ रहे हैं? रजिस्टर्स के अंदर हम डाटा फाइंड मतलब लेबलिंग करके सॉर्टिंग वगैरह करते थे। अब इसका जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है ना वो ये है कि वर्ड डेटाबेस ने ये बोला कि हम डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे जो रीड करना फास्ट हो। अच्छा, अब ये रीड करना फास्ट होगी कोई डेफिनेशन नहीं है, लाइक एग्जैक्ट कितनी फास्ट होगी, बात समझ रहे हैं? देखो जब हम पुराने दौर में जाते थे, कोई एक शॉप है उसका रजिस्टर है, कोई बी शॉप है उसका रजिस्टर है, कोई यूनिवर्सिटी है, हर जगह की क्या सेम स्पीड होती थी, सेम टेक्निक होती थी? नहीं, कोई बंदा किसी तरह से सॉर्ट कर रहा है, कोई बंदा किसी तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है, हर बंदा अपने अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर रहा है। और उन सब का मकसद क्या होता था कि डाटा को फास्टली रीड करना। आप लोगों ने अपने घरों में भी देखे होंगे इस तरह के खाते बनते हुए,
जिसके अंदर हम लोगों से क्या लेन देन करना है उसको हम सेव करते हैं, और फिर जब हमने बाद में देखना हो तो हम काफ़ी उस पर थारो रीड करते थे और ढूंढते थे चीज़ों को, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो सेम यही चीज़ फाइल सिस्टम के साथ डाटा को स्टोर करने की है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है, जब भी डाटा को परमानेंट स्टोर करना है ना, उसके पीछे कोई ना कोई फाइल लाजमी बनेगी। समझ आई या नहीं? यानी विदाउट फाइल क्रिएट, विदाउट यूजिंग फाइल सिस्टम आप कोई भी डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं। आज तक आप इमेजिन करें कंप्यूटर के अंदर जितना डाटा आपने परमानेंटली स्टोर किया है वो किस तरह किया है? फाइल्स क्रिएट करके किया है। किस तरह किया है? फाइल्स क्रिएट करके किया है। अच्छा, एक चीज़ तो 100% है कि जिस तरह हम फाइलें बना रहे हैं इसी तरह फाइलें बनानी है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी एफर्ट की, सही है, और एक वर्ड निकल के आया जिसको हमने डेटाबेस बोला। डेटाबेस का मतलब यह था कि ऑर्गेनाइज द डाटा, जो रीड क्या हो सके, फास्ट हो सके। ये मेन जो गोल है ना वो ये था। राइट करना तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने बोला ना रजिस्टर में जितना मर्जी राइट करें कोई इशू नहीं है। रीड करने में प्रॉब्लम है कब? जब डाटा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर रीड करना चैलेंज हो जाता है। अब यहाँ पे टेक्निक्स आती हैं, उसके लिए वर्ड जो डेटाबेस है उसने कुछ रूल्स जो है ना वो स्टैंडर्डाइज किए। क्या? अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, कलेक्शन बोलते हैं स्टोर को, यानी समझो जिस तरह रजिस्टर का लाइक मल्टीपल रजिस्टर हो तो उसका एक कलेक्शन बन जाती है, तो उसको बोलते हैं। डेट कैन बी असेस्ड, मैनेज्ड, अपडेट एफिशिएंटली। एक्चुअली मेन वर्ड है एफिशिएंटली, यानी मकसद ये नहीं है सेव करना है, मकसद ये है एफिशिएंटली करना है, फास्टर तरीके से करना है, मोर बेहतर करना है, मतलब जो भी हो रहा है उससे ज़्यादा बेहतर। अच्छा, अब इस बेहतरी की कोई डेफिनेशन नहीं है, लाइक उसने इसीलिए कोई नंबर नहीं दिया कि 1 सेकंड में करना, उसने क्या बोला? एफिशिएंटली। अब एफिशिएंटली की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। देखो ना, क्वालिटी की कोई डेफिनेशन होती है? नहीं। क्वालिटी की डेफिनेशन हर इंसान की आंख के अंदर है, उसको क्या चीज़ क्वालिटी लग रही है। ऐसे ही है ना, कोई क्वालिटी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। वर्ड क्वालिटी क्वालिटी है, क्वालिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है, हर इंसान के लिए क्वालिटी का मतलब डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह एफिशिएंट का मतलब भी हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई भी चैलेंज नहीं है। अच्छा, इट अलाउज सॉर्टिंग डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर मेकिंग इट ईजी टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट। यानी उसका वर्ड अगर आप पूरी डेफिनेशन पे फोकस करें, उसका फोकस वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डाटा को रीड करना है फास्टली। डाटा को रिट्रीव भी रीड को बोलते हैं, मैनिपुलेट मतलब अपडेट करना है। तो रीड और अपडेट दो मेन चैलेंज है। अब अपडेट भी बहुत चैलेंज है। अगर आपने सोचा हो कभी, जब लेट्स सपोज हम किसी लाइब्रेरी में जाते थे, मुझे याद है लाइब्रेरी वाली एग्जांपल, मैंने कोई बुक ली है उससे, तो पहले वो क्या होता था, रजिस्टर से एंट्री डालते थे कि इस बंदे ने बुक ले ली है, अब वो वापस करनी है या उसके दिन बढ़ाने हैं, तो मैं दोबारा जाऊंगा तो वो उसको अपडेट करेगा ना डाटा को। वो कैसे, वो फिर ढूंढने लग जाता है, वो ढूंढते ढूंढते 10-15 मिनट वो इधर से देख रहा है पेज, उधर से देख रहा है कहाँ एंट्री है, वो फाइंड करेगा, उसकी वैल्यू को चेंज करेगा, वट जो भी एंट्री उसने करनी है वो करके, तो फिर वो काम होगा। यानी इट्स टाइम टेकिंग, अपडेट करना है या रीड करना। इसी तरह अगर किसी से हमने कोई रकम लेनी है, उसमें अगर आपने कम ज़्यादा करनी है कोई चीज़, तो फिर हमें वो डेफिनेटली टेक्निकली रीड करेंगे तो अपडेट करेंगे, तो ज़्यादा फिर मेन फोकस हमारा, हम उसको ढूंढते हैं और फिर उसको अपडेट करते हैं। ये इसका मेन गोल है। यानी डेटाबेस बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, ये एक ऐसा मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल है या ऐसा एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो ये कहते हैं कि डाटा को किसी तरह से फास्टली रीड करने के कैपेबल बनाया जाए, इसको हम डेटाबेस बोलेंगे इन शॉर्ट, अगर हम सम अप करें। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि हर इंसान जब रजिस्टर्स के अंदर डाटा को सेव करता था, हर बंदे का माइंडसेट क्या होता था, चेंज हो जाता। कोई कहता था इस तरह करो, कोई कहता था इस तरह करो। पूरी दुनिया में एक ही तरह रजिस्टर पे डाटा नहीं लिखा जाता था या रीड किया जाता था। अगर पूरी दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ थी, हर यूनिवर्सिटी के अंदर डाटा को सेव करने का मैकेनिज़्म, कंप्यूटर दौर से पहले की बात कर रहा हूँ, वो एक जैसा नहीं था। सब लोग पेपर पे लिखते थे, लेकिन सब लोगों के लिखने का अंदाज मुख्तलिफ था,
सब लोगों की स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ थी। इसी तरह अगर डेटाबेस को डिज़ाइन करने की बात आई, यानी किसी ने कहा कि यार ये ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए, फाइल तो फाइल सिस्टम में क्रिएट करनी है, लेकिन उनको कैसे क्रिएट करना है इसकी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि मैं उसको फास्टली रीड कर सकूं। अब हर बंदे ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू की, उसको हमने उसको बोला टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। देखो ना, हर बंदे का डिफरेंट सोच है, हर बंदे ने अपना दिमाग यूज़ किया, अपना माइंडसेट, अपना नॉलेज, अपनी चीज़ें, और उसके अगेंस्ट एक डेटाबेस डिज़ाइन की, उसको हमने बोला टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। अब ये कोई एक नहीं हो सकती, क्योंकि देखो क्वालिटी की तो कोई डेफिनेशन नहीं होती है, एफिशिएंटी की तो कोई डेफिनेशन नहीं होती है। हर बंदा, अभी भी 2025 में नई डेटाबेसेस आ रही, क्यों? 2025 में कोई नया यंग माइंड आया, उसने कहा कि यार ये तो एफिशिएंट की डेफिनेशन ठीक नहीं है, मेरी नज़र में एफिशिएंट ये होना चाहिए। लाइक किसी की नज़र में एफिशिएंट 1 सेकंड है, उसने कहा यार एफिशिएंट का मतलब जो है ना वो इतने मिली सेकेंड होना चाहिए। उससे आगे आएगा वो कहेगा इसका मतलब ये होना चाहिए, यानी वो आगे से आगे डेवलपमेंट हो रही है, आगे से आगे इम्प्रूवमेंट जो है वो बढ़ रही है। समझ आई बात? अच्छा, अब करते क्या हैं ये लोग जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये करते क्या हैं? ये एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है एक्चुअली। वो सॉफ्टवेयर का मेन गोल क्या है? यानी डेटाबेस आप समझो एक सॉफ्टवेयर होता है। अब ये एक से ज़्यादा क्यों है? एक से ज़्यादा माइंडसेट हैं। अब एक से ज़्यादा माइंडसेट वाले लोग करते क्या हैं? वो कहते हैं यार मुझे ये लगता है, मैंने ये कोड किया है, अगर आप डाटा को क्विकली फाइंड करना चाहते हैं तो आप मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू डाटा को सेव करें, यानी मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल क्रिएट करें। यानी अभी हमने क्या किया है, हमने फाइल की है VS कोड को यूज़ करते हुए, ऐसे ही है ना, यहाँ से क्रिएट की, फाइल क्रिएट हो गई। अब वो सॉफ्टवेयर वाला क्या कहता है कि आप डायरेक्टली ये फाइल ना क्रिएट करें, मुझे अपना डाटा दें, मैं उसको सेव करूंगा, यानी मैं बैकग्राउंड में वो फाइल क्रिएट करूंगा। अब वो करेगा क्या बीच में? वो उसको उस तरह से क्रिएट करेगा कि जिस तरह वो उसको फास्टली रीड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। मेन गोल समझ में आया ना? उसके अगेंस्ट उसकी आउटकम भी क्या है वो भी समझ में आई होगी आप। तो हर डेटाबेस बनाने वाले का मेन गोल ये था कि जो डाटा है ना वो आपने डायरेक्टली सेव नहीं करना, यानी डायरेक्ट खुद से फाइल नहीं बनानी, आपने डाटा मुझे देना है, मैं पीछे जैसे चाहे फाइल बनाऊं, चाहे उसकी TXT फाइल बना दूं, चाहे कोई भी फाइल बना दूं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा काम ये है कि आपको डाटा फास्टली लाके देना, ये उसकी जॉब है। अब यहाँ पे एक बंदे ने कहा कि मैंने ये काम अचीव कर लिया है, अब ये आपका डाटा एज कम्पेयर टू अगर आप मैनुअल करते हो या मेरे थ्रू करते हो तो आपको आपका डाटा 80% फास्टली रीड होगा। अब किसी और ने कहा कि मेरा डाटा इस वाले डाटा बेस की निस्बत इतने % ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप इस तरह से डाटा सेव करते हो। यानी हर एक डाटाबेस वाले ने अपने अपने अंदाज देता गया और वो उसके सॉफ्टवेयर बनते गए। इसलिए बहुत सारी डिफरेंट डेटाबेसेस जो हैं वो डिज़ाइन हो गई। बात समझे? लॉजिक समझ आई ना कि डेटाबेस। अब डेटाबेस, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली CSV में, JSON में, TXT में डाटा रख लें, हम रख सकते हैं, लेकिन फिर जो काम डेटाबेस बनाने वाले ने किया है ना, जो कोड उसने किया है, जो स्ट्रेटजी उसने लगाई है, वो स्ट्रेटजी हम फॉलो नहीं करवाएंगे। जब हम वो फॉलो नहीं करेंगे, जो प्रॉब्लम उसने फिक्स की हैं वो हमें भी फेस करने को मिलेंगी। तो टेक्निकली हम फिर एक डेटाबेस को बनाने लग जाएंगे, क्योंकि जब हम फाइल में डाटा स्टोर करेंगे, शुरू में मसला नहीं आएगा, यूज़र कम है, यूज़र बढ़ते जाएंगे, मसला बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसको फिक्स करने लग जाएंगे। फिक्स करते 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 हम भी एंडेड अप होंगे एक डेटाबेस बनाने में, तो हम भी वहीं आगे रुकेंगे जहां डेटाबेस वाले ने डेटाबेस को बनाया था। बात समझ आई या नहीं आई? तो अब टेक्निकली अगर आप समझें कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जो हार्ड ड्राइव में फाइलें सेव करता है, लेकिन वो फाइलों को सेव कैसे करना है ये स्ट्रेटजी उसके पास है, और उसके अगेंस्ट हमें आउटकम क्या मिलती है कि डाटा फास्टली रीड होता है। और एक मज़े की चीज़ ये है कि जितनी भी डेटाबेसेस हैं ज़्यादातर ये ओपन सोर्स हैं, मतलब इनको यूज़ कर, इनके कोड और इनकी स्ट्रेटजी को यूज़ करने का हमें पे करना नहीं पड़ता।
इनको यूज़ करने का हमें पे करना नहीं पड़ता। बात समझ आई या नहीं आई? अब आप यहाँ भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, एक कंपनी या सेट ऑफ पीपल या एक ग्रुप फिर क्यों डेटाबेस का कोड लिखता है? बात मतलब वो इतनी मेहनत क्यों करते हैं कि अगर वो डाटा को सेव करना उसके थ्रू फ्री है तो वो फिर ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, इसका आंसर ये है, उनका जो बिजनेस मॉडल होता है ना वो ये होता है कि हम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर जो है ना वो बना के फ्री में देंगे। यानी डेटाबेस उनकी स्ट्रेटजी के मुताबिक डेटाबेस में सेव करना, रीड करना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी जो भी कोड उन्होंने लिखा है ना वो फ्री है, उसके चार्जेस नहीं है। वो एक ऑप्शन देते हैं, वो कहते हैं, नॉर्मली हमने डिस्कस ये किया था, याद हो आपको, हमने ये कहा था कि हम जब बैकएंड परचेज करते हैं तो हम उसके अंदर लिमिटेड हार्ड ड्राइव परचेज करते हैं, ऐसे ही है ना। अब इस हार्ड ड्राइव के अंदर ये मेरे पास स्पेस है, अब इस स्पेस ये समझो इसकी इस सर्वर के अंदर मेरे पास इतनी मुझे स्पेस मिली है। अब इसमें मैं कोई भी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर रखूंगा वो इसी स्पेस के अंदर ही आएगा ना, वो एक तो इसके अंदर आएगा, और फिर वो जो डाटा सेव करेगा वो भी इसी स्पेस के अंदर करेगा या नहीं? इसी स्पेस पे करेगा। अब एक टाइम आएगा वो स्पेस खत्म होगी या नहीं? खत्म होगी, क्योंकि वो लिमिटेड परचेज की हुई है। यही वजह थी फाइल सिस्टम, यानी जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम फाइल सर्वर में ना रखें, कहाँ पे रखें? थर्ड पार्टी स्टोरेज सर्विस के अंदर रखें। स्टोरेज सर्विस मतलब जहाँ पे हम हार्ड ड्राइव सिर्फ परचेज करनी पड़े और उसमें हम क्या कर दें, डेटाबेस, मतलब उधर हम अपना फाइल सेव करें। तो जिस तरह स्टोरेज की सर्विस है ना, अब वो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो साथ में हमें कहते हैं कि यार आप अपने सर्वर पे मेरा सॉफ्टवेयर यूज करके डाटा सेव कर सकते हो, लेकिन उससे बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि आप मेरा क्लाउड यूज कर लो। जिस तरह सिर्फ ओनली सर्विस है ना स्टोरेज की, इस तरह ओनली डीबी के क्लाउड की भी सर्विस है, डेटाबेस क्लाउड, ये सेपरेट सर्विस है। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने सारा कुछ बना के दिया हुआ है, आप फिर आपके पास डाटा सर्वर पे आया, आप इसको भेज देंगे। आपने कोई डाटा रीड करना है आपने, अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे कि सर्वर के अंदर भी हम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू डाटा सेव कर सकते हैं, वर्सेस वो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं ना उन्होंने अपना क्लाउड भी बनाया है। क्लाउड मतलब उन्होंने एक अपना सर्वर सेटअप कर रखा है, सारा कुछ हुआ हुआ है पहले से। वो कहते हैं कि आप हमारी डेटाबेस को एज अ सर्विस यूज़ कर लें, समझ रहे हैं? लाइक हम रेदर देन के सॉफ्टवेयर इधर इंस्टॉल करें, सॉफ्टवेयर इधर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, हम उसके साथ अपना कनेक्शन बनाएं और उसके अंदर डाटा सेव करना शुरू कर दें, तो वो निस्बतन उसके अंदर मैनेजमेंट भी कम हो जाएगी, समझ रहे हो? क्योंकि अगर हम अपने ही सर्वर में रखेंगे डाटा तो क्या होगा, मैनेजमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर लेट्स सपोज डेटाबेस बंद हो गई, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गया, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, क्योंकि देखो ना डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में भी तो नई अपडेट्स आ रही होंगी। लाइक अगर हम कोई भी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें नई अपडेट्स आएंगी, वो भी हमें खुद करनी पड़ेंगी अपडेट। हम उसके अंदर जो मतलब उसको अगर वो बंद हो जाता है सॉफ्टवेयर चलना, उसको चलाना है, उसकी मैनेजमेंट करनी, उसकी मेंटेनेंस, सारी हमारी हेक्टिक हमारी जॉब होगी। वर्सेस अगर हम डेटाबेस को एज अ सर्विस यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा, हमें वो मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी, वो मैनेजमेंट हमारे खाते में नहीं आएगी, वो जिसने उसको सॉफ्टवेयर को बनाया उसके खाते में चली जाएगी। हमें एक सॉफ्टवेयर चलता हुआ मिल जाएगा जिसके मदद से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, और डेफिनेटली हमें अपनी ज़्यादा स्टोरेज भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डाटा हमारे सर्वर में स्टोर नहीं होना, हम डाटा क्लाउड में यानी उनके सर्वर में स्टोर होना है जिनसे हम क्या कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। तो टेक्निकली अब हमारी फाइल की स्टोरेज सर्विस लैदा होगी, डेटाबेस की स्टोरेज सर्विस लैदा होगी। यानी जब भी हम फाइल सेव करेंगे तो फाइल की स्टोरेज सर्विस में सेव करेंगे, और जब भी डाटा सेव करेंगे वो डाटा की सर्विस में सेव करेंगे, सही है? तो इसका मतलब कि हमारे सर्वर में फिर क्या होगा, हमारे सर्वर में बस वो जो फास्ट एपीआई का हम कोड लिख रहे हैं ना, पाइथन का कोड, वो होगा बस लाइट वेट कोड, ताकि हमारे सर्वर के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। बात समझे या नहीं? तो हम हमेशा
अब कुछ ऐसे भी आपको नज़र आएंगे लोग जो सर्वर के अंदर ही डेटाबेस का सॉफ्टवेयर फ्री में इंस्टॉल करके फ्री में मैनेज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आएंगे नज़र जो डेटाबेस की एज अ सर्विस यूज़ करते हैं। मेरी अपनी प्रेफरेंस डेटाबेस की एज अ सर्विस यूज़ करने में है। क्यों? इवन हम अगर डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करते हैं तो हमें ज़्यादा बड़ा सर्वर लेना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, मतलब एज़ कम्पेयर टू अगर हम 20 पर मंथ पे हैं, तो अगर हम डेटाबेस भी बीच में रखते हैं तो हम 40 पर मंथ पे हमें करना पड़ेगा, तो हमारा रेट कॉस्ट तो बढ़ रही है फिर भी। तो रेदर हम कॉस्ट अपने ही सर्वर को इंक्रीज करने में लगाएं, तो हम डेटाबेस को सेपरेट कर लें, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, लोड भी बैलेंस हो जाएगा। 2 अलग सर्वर चल रहे हैं, एक डेटाबेस को मैनेज कर रहा है और एक हमारे कोड को मैनेज कर रहा है पाइथन वाले, तो वो दोनों के मैनेजमेंट लहदा हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जो अब हम अगर उसी में रखते हैं तो करते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए जैसे अब एग्जांपल लेते हैं कि मोंगोडीबी एक कंपनी है, ठीक है। अब मोंगोडीबी ने पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया, वो कहते हैं कि आप अपने सर्वर पे इंस्टॉल करके उसके थ्रू सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं, सही है। उन्होंने पूरा तरीकाकार हर चीज़ बता दी है, हम वो कर भी सकते हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं। वर्सेस वो कहते हैं कि मेरा एक अपना क्लाउड है जिसको अटलस क्लाउड बोलते हैं, सही है, उसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर करो, आप मुझे मंथली इतने चार्जेस पे कर दो। बात समझ रहे? तो उससे क्या होगा कि सारी जॉब फिर उसकी तरफ चली जाएगी, हमें कुछ भी मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो हम उससे चलती हुई चीज़ ले लेंगे, लेके उसमें अपना डाटा स्टोर करना शुरू कर देंगे। फिर इसका मतलब हम अपने सर्वर की कॉस्ट भी पे कर रहे होंगे, हम अपने डेटाबेस के क्लस्टर की कॉस्ट भी पे कर रहे होंगे, हम स्टोरेज की कॉस्ट भी पे कर रहे होंगे। तो 3 कॉस्ट। अब इन तीनों को एक ही जगह रखें तो कॉस्ट फिर भी इंक्रीज करनी है, ऐसा नहीं है कि आप उतनी कॉस्ट में सारी चीज़ें अचीव कर लें। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो स्लो हो जाएगा सर्वर, जब स्लो होगा तो आपके यूज़र उससे मतलब डिस्टर्ब होंगे। तो एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है कि हम सब को लहदा रखें ताकि चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, चीज़ें जो हैं वो मैक्रो सर्विस के आर्किटेक्चर पे चले जाएं, लहदा सर्विसेज हम उसकी यूज़ करें, सही। तो अगर हम लास्ट सपोज डिजिटल ओशन पे हमने देखा था, तो अगर हम डिजिटल ओशन की डेटाबेस की सर्विस देखते हैं, हमने ड्रॉपलेट मतलब जो उसकी सर्वर की कॉस्ट है, तो अगर हम उसके डेटाबेस की कॉस्ट देखते हैं, मैनेज्ड क्यों बोल रहा है कि सारी मैनेजमेंट उसके पास, इसलिए वो मैनेजमेंट डाटा सर्विस बोल रहा है। अब ये डेटाबेसेस की भी डिफरेंट प्राइसेस हैं कि आपने किस तरह की जो है वो MySQL परचेज करनी है तो उसकी ये प्राइसेस हैं पर मंथ इतनी, आपने PostgreSQL करनी है तो उसकी ये वाली प्राइसेस हैं, उसके अंदर भी CPU, उसकी डिस्क साइज देखो। आप देखो ना, अगर आप एक डेटाबेस में डाटा स्टोर करते तो कितना डाटा, उसका भी कोई साइज होना चाहिए ना, डिस्क साइज, तो वो यहाँ पे डिस्क साइज आ रहा है, कैशिंग है, ओपन सर्च है, यानी मल्टीपल तरह की ये डेटाबेसेस जो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे MongoDB है, अब MongoDB को समझो प्रोवाइड कर रहे हैं MongoDB खुद क्लाउड वाले, अपना उनका जो क्लाउड है, और वर्सेस डिजिटल ओशन वालों ने भी उनका कोड लेके अपने सर्वर पे सेटअप करके उसकी मैनेज सर्विस देना शुरू कर दी थी। हम भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ तो मैं सारी डेटाबेसेस की सॉफ्टवेयर तो ओपन सोर्स हैं वो ले लूँ और अपने सर्वर लगा के उसके अंदर मैं उनको सेल करना शुरू कर दूँ, लेकिन फिर वो सारी मैनेजमेंट मेरे खाते में होगी। अगर किसी भी यूज़र की डेटाबेस डाउन है, किसी भी कस्टमर की डेटाबेस डाउन है, तो उसको हमें आप करना पड़ेगा, समझे बात। तो ये मेन गोल है। तो हमने फिर ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी किसको पाया कि हम क्या करेंगे, एक लहदा से DB का क्लस्टर यूज, मतलब एक लहदा सर्विस यूज़ करेंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे अब वो किससे लेनी है, जिसने वो डेटाबेस बनाई है उसी से लेनी है या किसी मुख्तलिफ पर्सन से लेनी है, वो फिर आप कंपैरिजन हम कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज अब प्रिंटर है, प्रिंटर एक कंपनी एप्सन बनाती है, अब उसके कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अब डायरेक्टली एप्सन से भी ले सकते हैं और डायरेक्टली उसके किसी डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकते हैं। चीज़ तो हम वही परचेज कर रहे हैं ना जो हम जिसके अंदर हम अपनी चीज़ें रखें, तो उसी तरह कंसेप्ट के ऊपर ये भी चल रहे होते हैं कंपनीज, ठीक है। तो डेटाबेस क्या है, क्यों यूज़ होनी है, समझ आइए आपको। अब ये डेटाबेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसकी रीज़न क्या है बनाने की, कि हर बंदे के सोचने का स्टाइल डिफरेंट है। किसी ने कहा कि इस तरह डाटा रखना है, किसी ने कहा इस तरह डाटा रखना है।
अब इन सारी डेटाबेसेस की दो मेजर कैटेगरीज हैं, इनकी दो मेजर कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? एसक्यूएल और नो एसक्यूएल, रिलेशनल डेटाबेसेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, यानी दो मेजर कैटेगरीज के अंदर हम डेटाबेसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, अब रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर जो है वो उसकी अपने फॉर्मेट चीज़ें हैं और नॉन रिलेशनल यानी नो एसक्यूएल की अपने तरीकाकार हैं। अब इसका मतलब क्या है? एसक्यूएल नो एसक्यूएल को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एसक्यूएल कहता है कि डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर करेंगे। किस फॉर्मेट में? टेबल, यानी ये डाटाबेस इसकी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है ना वो वर्क करती है, जो इसका बेस प्रिंसिपल है वो वर्क करता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करता है टेबल फॉर्मेट में। मतलब समझो एक टेबल बनता है, उस टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स बनते हैं जिसके अंदर हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये सारे फीचर या प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं जिसको हम एसिड भी बोलते हैं। ये किसी भी डेटाबेस के अंदर ये चीज़ हमें इंपॉर्टेंट होती है, ये होनी चाहिए उसके अंदर। और ये सारे फीचर जो हैं वो एसक्यूएल यानी टेबुलर फॉर्मेट में हमें मिल जाते हैं। अच्छा, अब डेटाबेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं जो एसक्यूएल बेस्ड हैं, यानी जो टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करती हैं, जिसमें माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, एसक्यूएल लाइट है, एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है। बहुत सारी डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जो एसक्यूएल यानी टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करती हैं या सेव करती हैं। अच्छा, टेबुलर फॉर्मेट का मतलब क्या है ये भी मैंने शायद उस दिन आपको एक्सप्लोर किया था इस तरह से कि अगर टेबुलर फॉर्मेट होगा तो उसमें हम कॉलम्स एंड रोज बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं? हम कॉलम्स एंड रोज बनाते हैं। अब जो टेबुलर फॉर्मेट है इसके अंदर एक कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ बेनिफिट्स हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि आप जब भी कोई डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं उसका पहले से स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है, यानी एक टेबल के अंदर कितने कॉलम होंगे ये डिफाइन करना ज़रूरी है, और हर कॉलम में किस डाटा टाइप की वैल्यू आएगी ये भी डिफाइन करना ज़रूरी है। लाइक मैं एक टेबल कॉलम बनाता हूँ नेम, उस नेम में इस कॉलम के अंदर अब जितने भी आएंगे वो सिर्फ नेम हो सकते हैं, समझ रहे हो? और उसकी एक डाटा टाइप मुझे रखना पड़ेगी जैसे स्ट्रिंग। तो अब जितने भी नेम आएंगे वो इसी कॉलम में सेव होंगे। अच्छा, उसकी रोज तो मैं जितनी मर्जी बना सकता हूँ लेकिन कॉलम को मैं छेड़ नहीं सकता, वो फिक्स्ड रहते हैं, वो चेंज। मतलब क्या है? अगर हम स्टूडेंट की एग्जांपल लें, अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी स्टूडेंट के अंदर नेम हो और किसी स्टूडेंट में नेम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पहले स्टूडेंट का आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर डिफाइन करना है और उस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही मैं अपनी रोज़ ऐड कर सकता हूँ, और रोज़ अनलिमिटेड हो सकती हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, बिलियंस रैकेट हो सकते हैं, लेकिन उसके जो कॉलम है वो फिक्स रहते हैं, सेम रहते हैं, वो आपने पहले से डिफाइन करने हैं। हाँ, अगर आप बाद में कोई कॉलम इंक्रीज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपके पास अगर 5 मिलियन रैकेट है, वो 5 मिलियन रिकॉर्ड के ऊपर सब में वो कॉलम ऐड होगा। लाइक आपने स्टूडेंट की ईमेल ऐड करनी है, आप नया कॉलम ईमेल क्रिएट करना चाहते हो, आप कर सकते हो, लेकिन वो 5 के 5 मिलियन का वो कॉलम ईमेल ऐड होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक स्टूडेंट का हो जाए और एक का ना हो। इसका मतलब कि एसक्यूएल जो है ना वो फ्लेक्सिबल डेटाबेस नहीं है। फ्लेक्सिबल मतलब कि इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और वो एक टेबुलर फॉर्मेट होता है, उसके अंदर ही हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उसमें भी रोज वो भी एक्चुअली टेबुलर फॉर्मेट को ही उसका भी जो बेस प्रिंसिपल है ना वो टेबल से ही निकला है। यानी एसक्यूएल को एक्सेल को हम देखें तो उसके अंदर वो रो एंड कॉलम, तो डाटा तो हम टेबुलर फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं ना, तो उसका जो मेन मैकेनिज्म है वो एसक्यूएल टाइप ही है कोई। लेकिन नो एसक्यूएल क्या कहता है? वो कहता है कि डाटा को डिक्शनरी की फॉर्मेट में सेव करना है, यानी की पेयर वैल्यू, जैसे यूजर नेम अली, मैं उसी के ऊपर ही आने लगा था। उसके अगेंस्ट जो अगर हमारे पास डाटा अगर हम ये डिक्शनरी फॉर्मेट में सेव करते हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड सेव हो सकते हैं। खामोश हो जाओ यार।
हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड सेव हो सकते हैं, लेकिन उन रिकॉर्ड में कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि डाटा को किस फॉर्मेट के अंदर सेव करना है। लाइक एक रो के अंदर डाटा, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम नो एसक्यूएल में डाटा सेव करते हैं ना, तो हम कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे नेम, उसमें हमने कोई नाम सेव कर दिया, ठीक है। अब एक नया हमने डाटा सेव करना, जरूरी नहीं है कि उसमें भी नेम हो, उसमें ईमेल हो सकती है, यानी इसमें डाटा ऑर्गेनाइज नहीं है। अच्छा, अलबत्ता हम ऐसा करते नहीं है कि हम एक ही कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डिफरेंट शेप का डाटा सेव करें, यानी कॉन्टेक्ट का डाटा भी सेव कर दें और स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी सेव कर दें और बाकी रिकॉर्ड पोस्ट भी इसकी सेव कर दें। ऐसे हम करते नहीं हैं, लेकिन स्टिल नो एसक्यूएल को इसमें कोई भी कंप्लेन नहीं है। वो कहती है कि डेटाबेस फ्लेक्सिबल है, जिस रो में जितने कॉलम ज़्यादा करने हैं जितने कम करने हैं ये आपके ऊपर है, वो इस पर कोई भी कंडीशन पुट नहीं करते। लेकिन बिहाइंड द सीन दोनों के पीछे डिक्शनरी जैसे जो डाटा सेट क्योंकि उसमें भी कॉलम जो है वो की होती है। हाँ, नहीं, उसमें क्या होता है कि उसकी जो डाटा को सेव करने की स्ट्रेटजी, अभी हम उसके ऊपर तो नहीं जा रहे कि वो कैसे करता है, लेकिन डेफिनेटली मेजर फ़र्क है। समझो कि वो मेजर फ़र्क होने की वजह से ही दो बड़ी डिवीजन डाली हैं। अगर ऐसा मेजर फ़र्क ना हो तो इतनी बड़ी डिवीजन ना होती। यानी अगर हम टाइप्स में देख रहे हैं ना, तो दो टाइप्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं, दो मेजर टाइप्स में डिफाइन करने की रीज़न ही ये है कि उसके अंदर मेजर चेंजेस हैं। यानी अगर आप टेक्निकली देखें तो एसक्यूएल के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शन है ना, माई एसक्यूएल, ओरेकल सर्वर, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, ऐसे है ना। अब उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन होने की रीज़न क्या है? इसका मतलब है कि उनमें भी कोई ना कोई चेंजेस तो होंगे ना, जो एक से ज़्यादा हैं। अगर वो उनका सारा मैकेनिज्म, सारी स्ट्रेटजी एक ही है, यानी माई एसक्यूएल की भी सेम डाटा को राइट रीड करने की स्ट्रेटजी है जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल की है, तो फिर दो क्यों हैं? इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। और अगर उन्होंने कैटेगरी को चेंज किया है एसक्यूएल से नो एसक्यूएल, तो इसका मतलब है कोई मेजर चेंज होगा। हम ऐसे नहीं एज्यूम कर सकते कि ये भी बैकग्राउंड के अंदर डिक्शनरी की फॉर्मेट में सेव कर रहा है। अब वो किस फॉर्मेट में सेव कर रहा है, अब वो हमें पता तब भी लग सकता है अगर हम उसके सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में जाएं कि उसने कैसे और कौन कौन सी स्ट्रेटजी को अप्लाई किया है। लेकिन चूंकि वो एक सॉफ्टवेयर बन गया है और उसके रिजल्ट लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे उनकी पॉपुलैरिटी की बेस के ऊपर कि कौन सी डेटाबेस कितनी पॉपुलर है, समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझने वाली है, दोनों के अंदर मेजर चेंजेस हैं। यानी एसक्यूएल डेटाबेसेस और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर मेजर चेंजेस हैं। एसक्यूएल कहती है कि डाटा टेबलर फॉर्म में सेव होगा, नो एसक्यूएल कहती है कि डाटा अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट यानी की पेयर वैल्यू की शेप में सेव होगा। एसक्यूएल के अंदर जो डाटा को सेव करने के लिए हम टेबल बनाते हैं, नो एसक्यूएल में हम कलेक्शन बनाते हैं। तो कलेक्शन और टेबल में फ़र्क है। यानी अगर आप डाटा, एक तरह का डाटा नो एसक्यूएल में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कलेक्शन बनाते हैं, और अगर एसक्यूएल में करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेबल बनाते हैं। एसक्यूएल के अंदर जब हम एक नई एंट्री डालते हैं उसको हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। नो एसक्यूएल के अंदर जब हम नई एंट्री डालते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। तो ये दो मेजर चेंजेस हैं। यानी अगर आपको कोई बोले कि नो एसक्यूएल में एक नया डाटा सेव करना है, नई शेप का डाटा सेव करना है, तो आपने क्या बनानी है? कलेक्शन बनानी है। और अगर कोई बोले कि एक कलेक्शन स्टूडेंट है, मेरे पास एक नया स्टूडेंट क्रिएट करना है, तो आपने क्या बनाना है? डॉक्यूमेंट बनाना है। क्या बनाना है? डॉक्यूमेंट बनाना है। तो ये चेंजेस हैं। सेम इसी तरह आपको बोले कि आपने डेटाबेस के अंदर, एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर एक नई शेप का डाटा सेव करना है, तो आपने क्या बनाना है? टेबल। क्या बनाना है? टेबल। और अगर कोई बोले कि एक टेबल स्टूडेंट है, उसमें एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो आपने क्या क्रिएट करना है? रो क्रिएट करनी है। बात समझे? तो इसका मतलब है कि एसक्यूएल में डाटा को सेव करने के लिए टेबल्स बनते हैं, नो एसक्यूएल के अंदर कलेक्शंस बनती हैं। क्या बनती हैं? कलेक्शंस बनती हैं। एसक्यूएल के अंदर डाटा को, नया डाटा को हम रो बोलते हैं, एज एन रो ऐड करते हैं, और नो एसक्यूएल के अंदर
डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं। तो ये इनकी मेजर डिफरेंस है इनके अंदर। अच्छा, कुछ डिफरेंस यहाँ पे टेबलर फॉर्म में भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि फीचर स्ट्रक्चर, इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनता है टेबल के अंदर, जो कि रो एंड कॉलम का मजमूआ होता है। इसके अंदर फीचर कैसे बनता है, डॉक्यूमेंट से, की वैल्यू से और ग्राफ से। इसका स्कीमा फिक्स होता है। फिक्स स्कीमे का क्या मतलब है, स्कीमा बोलते हैं स्ट्रक्चर को, कि मैंने ये बात अभी बताई है ना कि एक टेबल अगर आपने बनाना है, हाँ लाइक अगर हम एक टेबल यहाँ पे बनाते हैं और इजी हो जाएगा, हम एक टेबल यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम कॉलम पहले से डिफाइन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा, स्कीमा ऑफ दैट टेबल, क्या बोलते हैं, स्कीमा। स्कीमा किसे बोलते हैं कि इसका यानी इस टेबल के अंदर कितने कॉलम होंगे ये डिफाइन करना है। तो इसमें 1 2 3 4 कॉलम। अब इस कॉलम को हम क्या बोलेंगे, इस कॉलम का नाम भी पहले से डिफाइन करना है। जैसे ये नेम होगा, ठीक है, ये समझो ईमेल होगा, ये समझो जो है वो फ़ोन होगा, ये पहले से डिफाइन कर दिया। ये समझो क्या होगा, एड्रेस होगा, ठीक है। अगर आपने एक नई पहले जब हम टेबल बनाते हैं तो समझो हमने इतना काम करना है, ये टेबल बनाने से ये सारा फॉर्मेट बनाना, इसको बोलते हैं टेबल का स्कीमा क्रिएट करना है। तो पहले टेबल बनाने के लिए ये सारा काम करने में हमें टाइम लगेगा और उसकी हमें डिफाइन करनी है नेम, इसके अंदर डाटा कौन सा आएगा, इसमें कैसे। अब इसमें अगर नई एंट्री डालनी है तो कैसे डालेंगे, एक रो बनाएंगे, सही है, इसके अंदर नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, फ़ोन एड्रेस। एक और एंट्री डालनी है, एक और रो बना देंगे, एक और एंट्री डालनी है, एक और, ये फॉर्मेट बन गया, ये स्कीमा बनाएंगे। अच्छा, अब ये जो स्कीमा की सारी डेफिनेशन है इसको हमने सेव करना है, यानी इसको पहले क्रिएट करना है। इसका मतलब एसक्यूएल के अंदर जब भी हमने कोई नया टेबल बनाना है तो टेबल बनाने की भी कोई कमांड होगी, फिर उसका अंदर कितने कॉलम बनाने हैं, उसका स्कीमा कैसे डिफाइन करना है, उस पर भी हमें काम करना पड़ता है। तो फिर हम रो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें रो डायरेक्टली क्रिएट नहीं हो सकती। इसके बरक्स अगर हम नो एसक्यूएल में जाएं, वो क्या कहता है, वहाँ पे एक सिंपल है, आपने एक समझो कलेक्शन बनानी है ना, तो अब वो कहता है कलेक्शन को क्रिएट करने की कोई कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनता। आप वो कहता है कि सीधा क्या करो, आप अपना डॉक्यूमेंट बनाओ जो आपने क्रिएट करना है। यानी समझो आप अपना डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दो, यानी आईडी ये है 1 है, ईमेल जो है ये है, ऐसे की पेयर वैल्यूज़ में, और कामा सेपरेटेड ना ऐसे, और बाकी की चीज़ें इधर डाल कर नेम एड्रेस वगैरह डाल दो। अब जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे वो इसकी कलेक्शन खुद से बना देगा, आपको कलेक्शन भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो स्कीमा है वो क्या है, डायनामिक है। स्कीमा क्या है इसका, इसलिए वर्ड उसने डायनामिक लिखा कि डायनामिक है, इसका मतलब है कि आपको स्कीमा पहले से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी स्केलेबिलिटी क्या, ये वर्टिकल स्केल होती है, यानी इसके अंदर हम ये एक आपने टेबल बना दिया, कॉलम फिक्स हैं, अब ये कैसे स्केल होगी, नीचे को वर्टिकल बढ़ता, टेबल नीचे को बढ़ता जा रहा है। और नो एसक्यूएल कैसे होगी, हॉरिजॉन्टल, यानी उसमें तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है, तो समझो वो हॉरिजॉन्टल स्केल करेगी। अच्छा, इसमें ट्रांजैक्शन में ये एसिड कंप्लायंस करता है, ये बेस यानी बेसिकली अवेलेबल सॉफ्ट स्टेट, ये थोड़ा सा डेटाबेस की इंटरनल आप कह लें, लेकिन इसमें भी कंसिस्टेंसी मैनेज करने के तरीकाकार हैं। इसकी क्यूरी लैंग्वेज जो है वो एसक्यूएल है। इसकी क्यूरी लैंग्वेज जो है वो कोई भी क्यूरी लैंग्वेज नहीं है, हर डेटाबेस की अपनी एक लैंग्वेज है, सही है, जैसे मोंगोडीबी क्यूरी लैंग्वेज एमक्यूएल। यूज केसेस क्या हैं, स्ट्रक्चर डाटा, बैंकिंग, ईआरपी सॉफ्टवेयर। इसमें यूज केसेस क्या हैं, बिग डाटा, रियल टाइम एप्स, जेसन बेस्ड एप्स। यानी अगर आप चाहते हो कि यार मैं कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाऊं, ईआरपी ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है,
जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन की हर चीज़ को हम मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे लेट्स सपोज किसी मिल की एग्जांपल लेते हैं, तो मिल में कितने लोग काम करते हैं, हम कौन सी चीज़ें बनाते हैं, उसकी प्राइसेस क्या हैं, उनकी जितने लोग काम करते हैं वो किन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके डिपार्टमेंट क्या हैं, उनके पेरोल क्या हैं, उनकी इनवॉइसेस क्या हैं, कितने लोगों से हम हमारे वेंडर क्या हैं, हमारी सर्विसेज क्या हैं, कितनी हमें इनपुट अमाउंट आ रही है, कितनी हम बेचते हैं। पूरा एक सॉफ्टवेयर जो पूरी मिल को एक ही सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहा हो, इसको हम बोलते हैं ERP। बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब का एक ही सॉफ्टवेयर हो तो इसको बोलते हैं ERP सॉफ्टवेयर। सही है। अगर आपने इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो वहाँ पे रिकमेंडेड है SQL, क्योंकि देखो रिकमेंडेड क्यों है, जब आपने बहुत बड़ा काम करना होता है ना तो वहाँ पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमने बुर्ज खलीफा बनाना है, अब वो दुनिया की बड़ी बिल्डिंग है, अब उसको बगैर स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो क्या होगा, गिर जाएगी। तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है ना, चाहे टाइम क्या हो ज़्यादा लगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन करना उसके लिए ज़रूरी है। तो जब बड़ी कंपनी को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आपने मैनेज करना है तो उसके लिए उसको ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू हम उसके अंदर जो है वो करें, क्विकली उसको काम करें। अब इसी वजह से चूंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसमें टेबल के स्कीमा बनाने पड़ते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ये डाटा को ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखती है। लेकिन चूंकि ये डाटा को ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखती है तो इससे नुकसान क्या होता है, डाटा फास्टली रीड नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू NoSQL। इसीलिए उसने बोला कि यार रियल टाइम एप्स के लिए आपको किधर जाना चाहिए, NoSQL में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशन के लिए NoSQL ज़्यादा बेहतर डाटाबेसेस हैं एज़ कम्पेयर टू SQL। यानी जब हमने चैट बेस व्हाट्सअप बनाना है, चैट बेस एप्लीकेशन, अब ये व्हाट्सअप बनाए, ये एक सिंगल एप्लीकेशन है, ये पूरी किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो नहीं मैनेज कर रही ना, तो इसके लिए कौन सी डाटाबेस ज़्यादा सूटेबल है, NoSQL। समझ रहे हो। आपने कोई बहुत बड़ा डाटा है लेकिन वो एक ही डाटा है, एक तरह की सिंपल सी एप्लीकेशन है, आपने वो बनानी है तो आप किधर जाएंगे, NoSQL। अगर लेकिन आपने बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है, अब बैंक के अंदर तो कितने डिपार्टमेंट होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे किधर जाएंगे हम, SQL। तो यानी दोनों चीज़ों का यूजेज है, लेकिन आप क्या बना रहे हैं ये इस पर डिपेंड करता है। आपने कोई AI की कोई स्मार्ट एप्लीकेशन बनानी है, जैसे चैट GPT बनाना है, अब चैट GPT के अंदर क्या ये कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रही है, नहीं, स्टैंड लोड सॉफ्टवेयर है ना, क्या कर रहा है, इनपुट देते हैं आउटपुट आता है, इनपुट देते हैं, तो यहाँ पे कौन सी डाटाबेस ज़्यादा चाहिए, NoSQL। इसके बरक्स अगर आपने कोई पूरी यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बनाना हो तो फिर SQL बनाएंगे। तो इसलिए हमें दोनों डाटाबेसेस के अंदर ग्रिप हासिल करनी है, ताकि एज एन AI इंजीनियर, एज एन डेवलपर, एज एन बैकएंड इंजीनियर हमें ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि SQL में कैसे काम करते हैं और NoSQL में कैसे काम करते हैं, क्योंकि दोनों का यूजेज अपनी अपनी जगह है। दोनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ NoSQL से सारे काम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि SQL से सारे काम हो जाते हैं। हम ऐसा भी करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो उसमें दोनों यूज़ कर लेते हैं। जो पार्ट्स जिसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कंप्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे SQL ले जाते हैं। जहाँ पे लग रहा होता है यार फास्ट करना है, लाइक एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं, साथ में चैट भी हो रही है, तो वहाँ पे जैसे अगर आप फेसबुक को देखें ना, मुझे लगता है, अब हकीकत तो मैंने पढ़ी नहीं है, शायद आप लोगों ने किसी ने पढ़ी हो, ऐसे लगता है कि जो कुछ उसके फीचर हैं जहाँ पे बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी है वो SQL के ऊपर है, और जहाँ पे चैट्स हैं या रियल टाइम चीज़ें कम्युनिकेशन हो रही है वहाँ पे उन्होंने NoSQL यूज़ किए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सॉफ्टवेयर एक ही डाटाबेस के ऊपर रखें, आप मल्टीपल डाटाबेसेस रोल बेस भी डिफाइन कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब हम पहले स्टार्ट करेंगे NoSQL डाटाबेसेस से। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसके अंदर डायनामिक स्कीम है, क्योंकि इसके अंदर हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए पहले कम्प्लेक्सिटी में जाने से बचाए पहले हम आसान वाला काम कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कैसे चीज़ें चल रही हैं, फिर हम किधर जाएंगे, कम्प्लेक्सिटी में डाइव करेंगे, यानी SQL को एक्सप्लोर कर लें। सही है। तो ये तो हम आज ही कर लेंगे, इसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब हमने टाइप पढ़ी थी, समझो कि अब SQL में भी बहुत सारी टाइप हैं, जैसे MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL सर्वर, Oracle है, और भी बहुत सारी हैं।
इसी तरह नो एसक्यूएल में मोंगोडीबी है, ये भी यूज़ होती है, रेडिस भी यूज़ होती है, फायरबेस भी है, बहुत सारी हैं नो एसक्यूएल के अंदर भी। तो हम डिवाइड कर लेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ना डेटाबेस इस वक्त मार्केट के अंदर, दोनों को हम अगर देखें तो नो एसक्यूएल में सबसे ज़्यादा टॉप पे मोंगोडीबी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और नो एसक्यूएल में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो पोस्टग्रेस एसक्यूएल है। तो हम नो एसक्यूएल में मोंगोडीबी पे पढ़ेंगे और एसक्यूएल में पोस्टग्रेस एसक्यूएल पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, और हम दूसरा इसको लोकल में अपने सर्वर में सेटअप, इसका लोकल सर्वर या लोकल सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके सेटअप किया जा सकता है। हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम किसकी तरफ जाएंगे, क्लाउड यानी मैनेज्ड सर्विस की तरफ जाएंगे, ताकि हम हमारा टाइम जो है वो इंस्टॉलेशन में, मैनेजमेंट में ना गुजरे, हमारा टाइम इसको लर्न करने के अंदर ज़्यादा गुजरे। अच्छा, अब जो मोंगोडीबी का फ्री वाला सिलसिला है ना, जिससे हम अपना काम कर ले सकते हैं, वो है एटलस क्लाउड। वो हमें 500 MB तक फ्री स्टोरेज देता है। 500 MB बहुत है, क्योंकि हमने ज़्यादा स्टोरेज तब कंज्यूम होती है जब हम फाइलें डेटाबेस में सेव करते हैं। तो कभी भी डेटाबेस के अंदर फाइल सेव नहीं करनी, जैसे कोई इमेज है, कोई लोगो है, कोई PDF है, ये वाली फाइल डेटाबेस में सेव, इसके लिए क्या यूज़ करना है, स्टोरेज सर्विस। फाइलों के लिए स्टोरेज सर्विस है, डेटाबेस फाइलें सेव करने के लिए। देखो, डेटाबेस का मतलब मैंने समझाया, डेटाबेस का मतलब है डाटा को फास्टली रीड करना। इसका मकसद जो है, इसको आपने वहीं पे इस्तेमाल करना है, सही है। तो कभी भी डेटाबेस के अंदर कोई भी फाइल सेव, अगर किसी डेवलपर की आप फाइल डेटाबेस में सेव हुई देखें तो आपने समझना वो अच्छा डेवलपर नहीं है, क्योंकि डेटाबेस में जब आप फाइलें सेव करते हो तो उससे डेटाबेस बहुत स्लो हो जाती है। देखो ना, डेटाबेस का मकसद है, उसका मकसद ये है फास्टली डाटा रीड। जब आप उसमें इतनी इतनी हैवी फाइल सेव कर दोगे तो वो फास्टली कैसे रीड करेगा। तो हमेशा हम डेटाबेस में फाइल का नाम डेटाबेस में रखेंगे और उसका पाथ, लेकिन उसकी जो एक्चुअल फाइल है वो स्टोरेज सर्विस। देखो लेट्स सपोज, देखो एक मेरे पास हार्ड ड्राइव है, उसमें मैं फाइलें फेंकता जाऊंगा, लेकिन उसका पाथ जो है वो कहाँ रखता जाऊंगा, डेटाबेस में। तो मैं डेटाबेस से उसका पाथ ले लूंगा और फाइल में स्टोरेज सर्विस से ले लूंगा, तो मुझे फाइल मिल जाएगी ना फास्टली। तो अगर मैंने कोई फाइल फास्टली, आप ऐसे पूछ सकते थे कि हम स्टोरेज सर्विस में भेजी जा रहे हैं फाइलें, उनको फास्टली कैसे रीड करेंगे। हम उनके नाम फिर भी डेटाबेस में रखेंगे, क्योंकि डेटाबेस फास्टली नाम को तो सर्च करके दे सकती है, लेकिन फाइल को सर्च करके नहीं देगी। तो हम नाम जल्दी से ले लेंगे और नाम लेके फिर हम उसकी बकेट में से वो चीज़ ले लेंगे। हाँ, देखो बाइनरी, वही बात है, अगर आप बाइनरी फॉर्म में डेटाबेस में डाटा रखोगे तो डेटाबेस का साइज़ क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। चाहे बाइनरी में रखें, जिस मर्जी फॉर्मेट में रखें, अगर एक इमेज 1 MB की है वो फिर भी 1 MB की है, चाहे उसका फॉर्मेट बाइनरी है, चाहे उसका फॉर्मेट MP3 है, जो भी वट एवर फॉर्मेट, उसका साइज स्टिल फाइल का 1 MB है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फाइल साइज़ की चीज़ें डेटाबेस में रखेंगे तो उससे इश्यूज आएंगे, सही। तो कभी भी हमेशा फाइल का नाम सिर्फ हम डेटाबेस में रखेंगे, एक्चुअल फाइल हमारी स्टोरेज सर्विस में होगी। जैसे S3 बकेट है, फायरबेस स्टोरेज है, इस तरह की स्टोरेज सर्विसेज हम यूज़ करेंगे स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो हम मोंगोडीबी के लिए जो बना बनाया क्लाउड है जिसमें 500 MB मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, एटलस क्लाउड। ये डिजिटल ओशन वालों ने भी ऐड लगाया हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मोंगोडीबी का क्लाउड हम उनसे परचेज करके करें, लेकिन वो फ्री में इनिशियली नहीं दे रहे, तो इसलिए हम मोंगोडीबी की तरफ, सॉरी डिजिटल ओशन पे नहीं जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, मोंगोडीबी एटलस क्लाउड पे जा रहे हैं। तो हम यहाँ से साइन इन करेंगे और पोस्टग्रेस एसक्यूएल के लिए जो सर्विस हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ कर लेते हैं, नहीं PG एडमिन तो उसको कनेक्ट करने का तरीका है ना, मैं क्लाउड की बात कर रहा हूँ। तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल वालों का कोई डायरेक्ट क्लाउड तो नहीं है, जैसे एटलस क्लाउड है ना मोंगोडीबी वालों का, इस तरह पोस्टग्रेस एसक्यूएल का कोई डायरेक्ट क्लाउड नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्लाउड उसको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। जैसे Neon4j भी एक जो है वो कंपनी है जो हमें पोस्टग्रेस एसक्यूएल को कनेक्ट करने की, मतलब पोस्टग्रेस एसक्यूएल फ्री में प्रोवाइड कर देती है। फिर एक हमारे पास वर्सल क्लाउड एक सर्विस है, वर्सल पोस्टग्रेस, ये भी फ्री में देता है। फिर हमारे पास एक है सुपाबेस,
पोस्टग्रेस। तो 3 मैंने सर्विसेज बता दी, अब तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, हम एक कर लेंगे जो भी आप कहेंगे। देखो ये क्लाउड है, क्लाउड का मतलब क्या है, चलती हुई डेटाबेस देना। जब मुझे डेटाबेस का कनेक्शन मिल गया, इनका काम है कनेक्शन देना, ये डेटाबेस आपकी यहाँ पे चल रही है, बाकी का सारा काम तो कोड में हमने करना है। तो वो सुपरबेस है, वो पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, वो वर्सल है, या वो Neon4j है, हमें इससे मैटर नहीं करता। सही है, तो हम इनमें से कोई भी एक यूज़ कर लेंगे सर्विस पोस्टग्रेस के लिए, तीनों फ्री में देती हैं कुछ वो। और MongoDB एटलस क्लाउड यूज़ कर लेंगे डेटाबेस MongoDB को यूज़ करने के लिए। ऑल सेट। तो अब हम शुरू करेंगे MongoDB एटलस से। एटलस पे आपने जाके अकाउंट बना लेना है, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं उसी को ही लॉगिन कर लेता हूँ। शायद मुझे लॉगिन विद गूगल से मैंने किया हुआ है, लॉगिन विद गूगल कर लेते हैं, आप भी अपना कर लीजिएगा तो आपके पास ये अकाउंट आ जाएगा। अच्छा, हर डेटाबेस के अंदर जो है ना, वो कोई भी डेटाबेस है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए एसक्यूएल कैसे काम करता है, नो एसक्यूएल कैसे काम करता है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम पोस्टग्रेस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पोस्टग्रेस को समझते हैं, आप माई एसक्यूएल पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी टेबल बनने हैं, उसमें भी रोज़ होनी है, उसमें भी स्कीमा बनना है। आप जो है वो किसी भी डेटाबेस की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम MongoDB पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने नो एसक्यूएल, आपको नो एसक्यूएल आनी चाहिए, आपको एसक्यूएल आनी चाहिए और नो एसक्यूएल आनी चाहिए। फिर पीछे डेटाबेस का कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है डजंट मैटर, वो हम क्विकली अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर डेटाबेस के सॉफ्टवेयर ने वही चीज़ें प्रोवाइड करनी है जो दूसरे ने की हुई हैं। और इनके अंदर जो चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड होती हैं वो 4 चीज़ें होंगी। डाटा को रीड कैसे करना है, डाटा को राइट कैसे करना है, डाटा को अपडेट कैसे करना है, और डाटा को डिलीट, इसको हम करट भी बोलते हैं। आनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी पोस्टग्रेस की कमांड, जितनी भी पोस्टग्रेस के अंदर काम होगा वो सारा एसक्यूएल की कमांड की बेस पे होगा, और माई एसक्यूएल के अंदर भी सेम होगा। पाइडेंटिटी कर लें, फिर उसके ऊपर हम आ रहे हैं कि वो कैसे चीज़ों को आसान कर देता है, उसको हम ORM भी बोलते हैं। अब मेन कंसेप्ट आपने ये सीखना है कि डेटाबेस जो है ना, हमने डेटाबेस से इंडिपेंडेंट रहना है। आपने ये नहीं सोचना कि आपको बस ये, अगर आपके पास फ्री टाइम मिलता है आप माई एसक्यूएल भी ट्राई करें, आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी ट्राई करें, आप एसक्यूएल सर्वर भी ट्राई करें, मुख्तलिफ डेटाबेसेस ट्राई करें, ताकि आपका माइंड ओपन हो कि किसी भी डेटाबेस के साथ मैं काम कर सकता हूँ। इसी तरह नो एसक्यूएल में भी किसी भी के साथ भी करना है, कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए कि बस मुझे ये आती है। आपने ये कहना है मुझे एसक्यूएल आती है और मुझे नो एसक्यूएल आती है, दैट्स इट। तो आपको मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी डेटाबेसेस हैं सब आनी चाहिए, और वो कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा, अब क्लाउड बन गया। अब मैं आपको बात बता रहा था कि जितनी भी डेटाबेसेस हैं ना, वो डेटाबेसेस जो हैं वो 4 चीज़ें प्रोवाइड करती हैं कि डाटा को रीड कैसे करना है, डाटा को राइट कैसे करना है, डाटा को अपडेट कैसे करना है, और डाटा को डिलीट कैसे करना है। हर एक डेटाबेस से हमें ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो किसी भी डेटाबेस को यूज़ करना है तो ये 4 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब अगला चीज़ ये है कि अब ये जो डेटाबेसेस है ना, इनको लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज बनी हुई हैं जो इनका यूजेज आसान करती हैं। जिस तरह हमने डिस्कस किया ना कि अगर हम सेपरेट डेटाबेस सर्विस में चले जाते हैं, यानी हम सेपरेट डेटाबेस सर्विस में चले जाते हैं, यहाँ पे डेटाबेस का क्लाउड यूज़ करते हैं, यानी कि डेटाबेस की सर्विस यूज़ करते हैं, अब सर्वर में इंस्टॉल नहीं करते, तो उससे हमें क्या आसानी मिलेगी कि मैनेजमेंट हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसी तरह इस सर्वर ने इस डेटाबेस से कैसे बात करनी है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। उसको नॉर्मली हम ORMs बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे वेज हैं जिसकी मदद से सर्वर यानी फास्ट API, आप सिंपल वर्ड में बोल लो, डेटाबेस को रीड राइट अपडेट डिलीट कर सकती है। बहुत सारे तरीके। अब उन तरीकों की मदद से हम ये सारा डाटा रीड राइट अपडेट करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो हमारे काम को आसान कर देती हैं। जैसे
पाई मोंगो है, वो क्या करती है कि वो कहती है कि आपने अगर मोंगो डीबी का इस्तेमाल करना है तो आप डायरेक्टली भी मोंगो डीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा कोड करना पड़ेगा। आप मेरी लाइब्रेरी फ्री में है, ओपन सोर्स है, मेरी लाइब्रेरी यूज़ करें तो आप फास्टली स्पीडली अपना काम कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, फिर एसक्यूएल कमी है, वो कहती है कि आप अगर एसक्यूएल की डेटाबेसेस को यूज़ करना चाहते हो, आप मेरे थ्रू करोगे तो आप ज़्यादा फास्टली कर सकते हैं। फिर प्रिज्म है, वो कहता है मेरे थ्रू करोगे, मेरी मॉडल को यूज़ करोगे तो ज़्यादा फास्टली डाटा को रीड राइट अपडेट कर सकते हैं। यानी हर डेटाबेस के अगेंस्ट हर लैंग्वेज के लिए मुख्तलिफ लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं जो डाटा को रीड राइट अपडेट डिलीट करने में हमें हेल्प करती हैं। सही है? तो जो हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे पाइथन की मोंगो डीबी को इस्तेमाल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं पाई मोंगो। क्या बोलते हैं? PyMongo। उसको डेफिनेटली हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस लाइब्रेरी की मदद से हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, उस लाइब्रेरी की मदद से हम डेटाबेस के अंदर रीड राइट अपडेट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कोई भी डेटाबेस आपने किसी भी कोड के साथ कनेक्ट करनी होती है तो उसके अंदर दो चीज़ें होंगी। एक, सबसे पहले उस डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, एक ये तरीका हमें देखना होता है कि कनेक्शन कैसे बनेगा। फिर उस दूसरा तरीके के CRUD कैसे अप्लाई करना, डाटा क्रिएट अपडेट डिलीट कैसे होगा, वो हमने स्टडी करना होता है। अच्छा, अगर हम MongoDB में जाएं और सबसे पहले PyMongo यूज़ करते हैं अगर हम, तो हमें PyMongo को क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम पोएट्री यूज़ कर रहे हैं, PP यूज़ नहीं कर रहे तो पोएट्री से इंस्टॉल कर लेंगे या UV से कर लेंगे। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद हम उसको उसके अंदर से उसका मोंगो क्लाइंट यूज निकालेंगे जिसको हमने डेटाबेस का क्या देना है? URL देना है, पाथ देना है कि मेरी डेटाबेस कहाँ पे चल रही है। तो अब अज्यूम करो अगर हमने उसका फ्री का MongoDB का सॉफ्टवेयर किया होता और हम डेवलपमेंट करते एज अ डेवलपर, तो हम उसको कहाँ पे चलाते? अपने लोकल कंप्यूटर पे, तो वो हमारे लोकल होस्ट पे चल रहा होता। अब वो जब लोकल होस्ट पे चलता तो वो उसका इस तरह का कोई पाथ हमारा बनना था। क्योंकि अब हमने तो क्लाउड यूज़ करना है तो यहाँ पे फिर हम क्या लगाएंगे? क्लाउड वाला URL लगाएंगे। अब हमने किसी उसके अंदर से उसकी DB रीड करनी है तो उसके DB का नाम लिख के DB आ जाएगी। DB में से कोई कलेक्शन रीड करनी है तो कलेक्शन का नाम लिख के कलेक्शन आ जाएगी। और अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो उसका ये तरीका। अभी हम उस पर आएंगे कि CRUD कैसे अप्लाई करना है, लेकिन दो तरीके मैंने बोले थे ना। पहला तरीका है कि कनेक्ट कैसे करना है और फिर CRUD कैसे अप्लाई करना है। तो आप कोई भी डेटाबेस में काम करें, आपने हमेशा दो चीज़ों पे फोकस करना है, एक कि कनेक्ट कैसे करना है और दूसरा CRUD कैसे अप्लाई करना है। हमारा काम तो इतना ही है ना, उसकी डेटाबेस के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है ये हमारी सिरदर्दी नहीं है। हमारा सिर्फ सिरदर्दी ये है कि डेटाबेस के साथ मेरा कनेक्शन बन जाए और उसके अंदर मैं डाटा ऐड डिलीट अपडेट कर सकूँ। अच्छा, कनेक्शन बनाने के लिए हमें फिर वो लेना पड़ेगा URI। तो आपने करना ये है, जब आप डेटाबेस का क्लस्टर बनाएंगे, यानी यहाँ पे आके अकाउंट बनाएंगे, अपना आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो आपको यहाँ पे क्लस्टर करके वर्ड नज़र आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का व्यू नज़र आ जाएगा। इसकी साइड बार में आपने दो काम करने हैं। एक काम ये करना है कि आपने नेटवर्क एक्सेस पे क्लिक करना है। अच्छा, नॉर्मली जो हमारी डेटाबेस होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। अगर मेरा डेटाबेस लीक हो गया, जैसे आपने सुना होगा नादरा लीक हो गया था, तो कितने लोगों की प्राइवेसी एक्चुअली क्या होगी? लीक हो गई। ऐसे ही है, किसी सिम कंपनी का डाटा लीक हो जाए तो लोगों की प्राइवेसी लीक हो जाती है। तो लोगों का ही डाटा ना, हमारा डाटा तो नहीं है, कस्टमर यूजर्स का हमारा डाटा है, उसको हमें बहुत सिक्योर रखना पड़ता है। तो इसलिए हमारे पास जो थर्ड पार्टी क्लाउड कंपनीज है ना, वो कहती हैं कि आप अपना IP ऐड करो जिस IP से आप इसको एक्सेस करना चाहते हो। आपके पास ऑप्शन है, या आप अपना IP ऐड कर दें उसके अंदर जो भी आपका IP है कि ये इस IP से मैं इसको एक्सेस करूँगा, अपने सर्वर का IP, या आप क्या करें उसको 000 कर दें, 3-4 दफ़ा 0//0। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि नहीं रन टाइम, उससे फ़ायदा ये होगा, बल्कि नुकसान होगा कि पूरी दुनिया का हर IP उसको एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वो क्या कहते हैं, होल IP इंक्लूड योर करंट IP एड्रेस। इसका नुकसान ये है कि हमारी डेटाबेस को कोई भी किसी भी IP से रिक्वेस्ट
आ जाती है। लेकिन लर्निंग पर्पज़ के लिए हम इसको क्या रखते हैं 0000। लेकिन प्रोफेशनल जब हम काम करते हैं तो हम ये वाला डिलीट कर देते हैं, हम एक्चुअल अपने सर्वर का आईपी यहाँ पे देते हैं। और हम हमारे सर्वर का स्टैटिक आईपी होता है, लाइक वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है, तो इसलिए कभी भी डाटाबेस का कनेक्शन डिस्टर्ब नहीं होता। हाँ, जहाँ पे हमने होस्ट किया है वो हमारा सर्वर का आईपी होगा ना, वो वाला आईपी हमने इधर ऐड करना है। क्योंकि एक्चुअली डेटाबेस को अगर आपने यहाँ पे भी देखा होगा ना, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि बैकएंड हम बनाते हैं इसलिए हैं कि डेटाबेस को फ्रंट एंड डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। तो डेटाबेस से बात किसने करनी है? हमारे बैकएंड ने। और बैकएंड हमारा कहाँ डिप्लॉय होता है? सर्वर में। उस सर्वर का आईपी एक फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। वो आईपी हम कहाँ पे डालेंगे? यहाँ पे। और 000 वाला पब्लिक आईपी हम क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे, वो हमें नहीं डालना। हाँ, लर्निंग पर्पज़ के लिए आप डाल लें, लेकिन आप नॉर्मली नहीं डालेंगे। ऐड आईपी एड्रेस पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना आईपी डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो ट्रस्ट है यार, आप सही कह रहे हो। लेट्स सपोज अगर मैंने किसी क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, अब मेरे पास तो उसकी डेटाबेस की एक्सेस है ना। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स का हम काम करते हैं जिनमें मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, मिलियन, उनका हम सारा डाटा देख रहे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ एथिक्स भी आ जाते हैं ना, कि हम डाउनलोड मतलब बिला वजह हम क्यों करेंगे? मतलब कोई अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर इसका मतलब हम अच्छे इंसान नहीं है ना। कोई बंदा मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है और मैं उसका डाटा चोरी कर लूँ, समझे हो? तो इसका भी वैसे हल है। हल ये है, जो लोग कम ट्रस्ट करते हैं लोगों में, वो क्या करते हैं, यहाँ पे फिर डेटाबेस के इन्वायरमेंट्स बनते हैं। इन्वायरमेंट क्या होते हैं? एक डेटाबेस है प्रोडक्शन डेटाबेस, एक डेटाबेस है स्टेजिंग डेटाबेस, एक डेटाबेस है डेवलपर की डेटाबेस। यानी हम उस डेटाबेस के डुप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, तो वो हमें एक ऐसी डेटाबेस की एक्सेस देगा जो डेवलपर के लिए बनाई है, जिसमें थोड़ी सी एंट्रीज हैं और कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, और वो प्रोडक्शन की एक्सेस आपको नहीं देगा। नॉर्मली प्रोडक्शन की एक्सेस तब आपको मिलती है अगर क्लाइंट और आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। ट्रस्ट मतलब वो आपके ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकता है कि आप उसका कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। नॉर्मली हम करते नहीं हैं, हमें मतलब अच्छी बात नहीं है टेक्निकली। देखो ना, हम इंसान मतलब हम एक तो ह्यूमन हैं, और मतलब ऊपर से फिर हम मुस्लिम भी हैं, तो हमें तो ज़्यादा इस तरह की एहतियात, हमें हमारे अंदर ज़्यादा एथिक्स होने चाहिए। अगर कोई बंदा हम पे ट्रस्ट कर रहा है तो हम उसको लीक नहीं करेंगे। हाँ, कंट्रोल होते हैं, ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं होते। हाँ, अगर कोई बंदे को कोई दचका लग जाए, लेट्स सपोज मुझे दचका लग गया है, ऐसे हुआ है मेरे साथ ना। मेरी एक डेटाबेस थी, मैंने किसी को एक्सेस दी हुई थी, उसने उसका मतलब गलत इस्तेमाल किया। फिर मैंने उसकी एक डुप्लीकेट डेटाबेस बनाई डेवलपर्स के लिए, और वो अब मैं अपने सारे डेवलपर्स को देता हूँ, और जो प्रोडक्शन की एक्सेस है वो मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। क्यों? मुझे अब ट्रस्ट उतना नहीं है जितना पहले होता था। स्टिल कर सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली नहीं करना चाहिए, आप ऐसे कह लें। तो जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे लाइक आपकी कोई फेसबुक में जॉब हो जाती है, अब वो आपको पहले दिन ही सारे फेसबुक का डाटा नहीं दे देंगे कि आप उसको लें और डाउनलोड करें और किसी को सेल कर दें। वो आपको डमी डाटाबेस देंगे, ऐसा ऐसा आप ईयर्स ऑफ ईयर एक्सपीरियंस होता जाएगा। फिर आपके ऊपर वो बहुत ट्रस्ट करने लग जाएंगे। फिर आपके ऊपर आपने उनके साथ लीगल साइन भी किया होता है। जैसे भी कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसके ऊपर आईडी कार्ड देते हैं, और उसके ऊपर साइन, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली यही चीज़ें लिखी होती हैं कि आप हमारे डाटा को चोरी नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो अगर आप करेंगे तो आपके अगेंस्ट वो केस फाइल कर देंगे। नहीं, वो चोरी नहीं करता, एक्चुअली हम खुद देते हैं ना, वो चोरी थोड़ी कर रहा है, वो तो हम खुद देते हैं। देखो, हमेशा अगर कंपनी वो डाटा जो हम उसको नहीं दे रहे, जैसे वो नादरा का डाटा एक्सेस कर ले, तो फिर हम उसको कहेंगे उसने चोरी कर लिया। लेकिन जो डाटा हम खुद इंटरनेट पे डाल रहे हैं वो फिर चोरी तो नहीं, वो हमारी कंसेंट से ही है ना, लाइक हम उसको दे रहे हैं तो वो ले रहा है, समझ रहे हो? अगर कोई बंदा अपनी प्रोफाइल, हम तो खुद डरते हैं ना, हम रोज़ जिधर भी मूव कर रहे होते हैं, स्टेटस डाल रहे होते हैं, चीज़ें, वो हम खुद डाटा दे रहे हैं उसको, लेकिन वो तो नहीं चोरी कर रहा ना। लेकिन वो करते भी हैं, लाइक जो कंपनीज़ हैं, जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं, अगर हम पिज़्ज़ा करने लग जाएं तो मैं फ़ोन खोलूँगा तो वो पिज़्ज़ा के ऐड आने लग जाएंगे। इसका मतलब है कि वो हमारी वॉइस को भी समहाउ तो इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो तो फिर चल रहा है, अब इसका कोई सलूशन नहीं। अच्छा, नेटवर्क एक्सेस और दूसरा जो है वो डेटाबेस की एक्सेस।
नॉर्मली ये जो अकाउंट है ना, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो हम ये अकाउंट उसका अकाउंट होगा, वो मुझे डेटाबेस का मतलब डेफिनेटली अटलस क्लाउड की पेमेंट लगेगी ना इस पे, या हमने अपना सर्वर परचेज करना है तो हम किसी के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो होस्टिंग तो उसने लेके देनी है ना, सर्वर उसने परचेज करके देना है, डेटाबेस उसने, हम उसको रिकमेंडेशन देंगे ये ले लो, लेकिन परचेज उसने करना है, उसने फिर मुझे एज अ डेवलपर इसमें ऐड करना है, सही है। या अगर वो ज़्यादा टेक्निकल है वो सारा काम खुद कर देगा यूआई से और आपको यूआरआई दे देगा, यानी आपका आईपी भी ऐड कर दे, आपकी चीज़ें कर दे और फिर आपको एक्सेस दे दे, सही। लेकिन एक्सेस का चैलेंज बहुत बड़ा रहता है। जब भी हमारे पास कोई नया क्लाइंट आता है, कोई नया पर्सन काम करते हैं तो वो इतनी आसानी से एक्सेस नहीं देता है, लाइक हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। हम फिर क्या करते हैं, मांगते हैं नहीं देते तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी डमी बना लेते हैं, काम सारा कर लेते हैं और फिर उसको समझा देते हैं ऐसे ऐसे क्रिएट कर दो। और कुछ ऐसे भी हैं जो फ़ौरन पहले दिन ही दे देते हैं, पर डिपेंड्स ऑन पीपल्स के, हर तरह के लोग होते हैं हमारे। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका। अच्छा, नो एसक्यूएल में तो कोई स्कीमा होता नहीं है, वो तो सिर्फ कोड चला गया तो समझो डेटाबेस भी चलेगी, क्योंकि कोई स्कीमा नहीं है। नो एसक्यूएल में उसने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आके, यहाँ पे आपका यूआरएल लगा हुआ है उसको चेंज करके अपना लगा लेना है तो सारा कुछ प्रॉपर चल रहा है, कोई भी मसला नहीं। एसक्यूएल में मसला है, वो क्या है कि इसमें तो दो ही काम है ना, डेटाबेस को कनेक्ट करो, करंट अप्लाई करना शुरू कर दो। उसमें तीन काम, कौन कौन से, डेटाबेस को कनेक्ट करो, स्कीमा बनाओ और फिर डाटा एंट्री करो, यानी करंट करो। तो अब जो स्कीमा बनाने वाला काम है ये भी अच्छा खासा काम होता है, यानी लाइक इस पर टाइम लगता है, इसको सोचना पड़ता है, टेबल बनाने हैं, कॉलम बनाने हैं, टाइम इसमें कंज्यूम होता है। अब ये जो टाइम है ना, ये हम लगा के करते हैं। अब इसका एक हल है, उसको बोलते हैं माइग्रेशंस। क्या बोलते हैं, माइग्रेशंस। उसमें क्या होता है कि हम ये जो टेबल बनाना या स्कीमा बनाने का काम है ना, ये हम कोड से करते हैं। दो तरीके से हो सकता है, यूआई से भी हो सकता है और कोड से भी हो सकता है। अच्छा, जो अच्छा ऐसे अगर कोई कंपनीज हैं, आप उसमें ज्वाइन करते हो, आप कहते हो कि मैंने एक नया टेबल बनाना है या नया कॉलम ऐड करना है, वो कहीं जाओ यूआई से कर लो, तो आपने समझना है अच्छी कंपनी नहीं है। क्यों? देखो, यूआई से करेंगे तो याद कैसे रहेगा चेंजेस क्या की हैं, क्योंकि इस एसक्यूएल में स्ट्रक्चर फिक्स है ना, तो कुछ भी गलती होगी तो बहुत बड़ी गलती कंसिडर होगी। तो अगर वो कह रहा है यूआई से डायरेक्ट कर लो तो मसला है, हो जाएगा यूआई से। हम भी पहले यूआई से ही करेंगे, हम पहले सारा यूआई से कर लेंगे, फिर हम जाएंगे कोड में। लेकिन यूआई से करने का नुकसान ये है, यानी जो क्लाउड है ना, जैसे अब मैं मोंगोडीबी अटलस क्लाउड पे हूँ, ये सारी मुझे यूआई दे रहे हैं ना सारे काम करने के लिए, यही काम मैं कोड के थ्रू भी अचीव कर सकता हूँ। तो अगर हम टेबल बनाना यानी स्कीमा बनाने का काम है ना, वो हम किससे करेंगे, थ्रू कोड, और उसको बोलते हैं माइग्रेशंस। क्या बोलते हैं? तो मैं कोड में पहले सारी माइग्रेशन मतलब सारा स्ट्रक्चर बना लूँगा कि ये टेबल चाहिए, उसमें ये कॉलम, ये सारी चीज़ें डिफाइन कर लूँगा, ठीक है। फिर मैं एक कमांड रन करूँगा, फिर वो क्या करेगा कि जिस डेटाबेस के साथ वो वाला कोड कनेक्ट है, कनेक्ट कैसे होता है ये मैंने बताया ना आपको, कनेक्ट कैसे होता है, क्लाउड के यूआरएल से, जिससे वो कनेक्ट है उसमें अगर वो टेबल नहीं है, वो सारे के सारे टेबल उसमें क्रिएट कर देगा, यानी एक कमांड से। तो अज्यूम करें आपने अपनी डेटाबेस के साथ मिलकर सारा काम कर लिया और वो सारा काम आपने थ्रू कोड किया, जिसको माइग्रेशंस बोलते हैं, और फिर आपने एक कमांड रन की और आपकी डेटाबेस में सारे टेबल आ गए। सेम काम आपने फिर क्लाइंट वाला यूआरएल लगा के एक कमांड रन करनी है, वो सारी फाइलों से इंफॉर्मेशन रीड करके सारे टेबल क्रिएट कर देगा, सही है। तो उसको बोलते हैं माइग्रेशंस। क्या बोलते हैं? अगर बाद में कोई भी कॉलम ऊपर नीचे करना है उसकी फिर हम क्या बनाते हैं, माइग्रेशन, एक नई फाइल बनाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब हम माइग्रेशन रन करते हैं, सबसे पहले वो सीक्वेंस सेम रखता है। सबसे पहले वो पहली फाइल चलाता है, कुछ टेबल बन जाते हैं, फिर वो दूसरी चलाता है, तीसरी चलाता है। अगर 100 माइग्रेशन है तो वो पहली से शुरू होके हर दफ़ा पहली से शुरू होगा, एंड तक 100 तक जाएगा। तो समझो कि पहले दिन एक टेबल था, फिर उसमें 5 कॉलम थे, फिर अगले दिन उसमें 10 कॉलम हो गए, फिर 2 टेबल हो गए, फिर 10। वो सीक्वेंस ऐसे चलता 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 100 फाइलें बन गई कोड में। एक कमांड रन की, उसने पहले दिन से शुरू हो जाना है
अगर तो वो पहले से सारा क्रिएटेड है वो इग्नोर कर देगा, अगर नहीं है तो पहले से दिन से शुरू हो जाना है, वो वेरीफाई करेगा पहली फाइल मैच कर रही है, नहीं कर रही क्रिएट कर देगा, दूसरी फाइल मैच कर रही है नहीं क्रिएट कर देगा, करते करते 100 की 100 क्रिएट कर देगा। सही है, तो वो सारा डेटाबेस स्ट्रक्चर। और जो कोई कंपनी नहीं यूज कर रही है तो वो सिर्फ सिर का दर्द है, क्योंकि कब कौन सा टेबल यूज हो रहा है, कब कौन सा कॉलम यूज हो रहा है, चेंज, बहुत हेक्टिक जॉब हो जाती है, बात समझ रहे हो, फिर बहुत टेंशन बन जाती है। अब ऐसा रिसेंटली अभी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन कोई माइग्रेशन ही नहीं है कोड के थ्रू, और वो एसक्यूएल डेटाबेसेस यूज कर रहा है, और वो क्या करते हैं मैन्युअली जाके यूआई से कॉलम क्रिएट कर देते हैं। अब ये इतना रिस्की है कि आप सोच नहीं सकते कि मतलब बहुत हेक्टिक है। अगर वो उसको हम एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे जाना हो तो क्या करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो जाता है सारी चीज़ें, लेकिन वो सारा मैनुअल तरीका है, उसमें एरर मैनेजमेंट चीज़ें बहुत आती हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। अच्छा, एक और आपने याद रखना है, दो चीज़ें होती हैं जब आपने अपनी डेटाबेस को माइग्रेट करना है एक जगह से दूसरी जगह। एक तो है उसका स्कीमा कि टेबल कितने होंगे, कॉलम, एक एक्चुअल में डाटा भी होता है। आप चाहते हो यार मेरे पास 50,000 स्टूडेंट का डाटा है, ये भी मैं किसी दूसरी डेटाबेस में लेके जाना चाहता हूँ, तो पहले आपने माइग्रेशन रन करनी है, यानी टेबल चीज़ें सारी बन जाएं, फिर दूसरी जगह आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है। डाटा को हम बोलते हैं डंप डाटा, क्या बोलते हैं, डंप डाटा। हम पहले अपनी एग्जिस्टिंग डाटाबेस जिसमें 50,000 स्टूडेंट है उससे वो डाटा एक्सपोर्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और वो जो डाटा डाउनलोड होता है उसको हम डंप डाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डंप डाटा। और उस डाटा को फिर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, डंप डाटा को इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए फिर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं एक, उस स्क्रिप्ट के थ्रू वो डाटा इंपोर्ट होता है। तो आप वाला जो क्वेश्चन है, अगर वो कोई बंदा आपको प्रोडक्शन की एक्सेस नहीं दे रहा तो आपने उससे क्या पूछना है, एक तो मुझे स्कीमा दे दो और दूसरा डंप डाटा दे दो। देखो, अगर मैं एक प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ लेकिन डाटाबेस बिल्कुल ही खाली है तो मैं टेस्टिंग कैसे करूँ, फिर मुझे खुद से डाटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा तरीका क्या है कि मैं उससे बोलूँ कि मुझे डंप डाटा दो। तो जो लोग अच्छी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी माइग्रेशंस भी थ्रू कोड मैनेज कर रही होती हैं। नंबर 2, वो अपना एक डंप डाटा रखती हैं, इतना डाटा जिसकी मदद से उनका सॉफ्टवेयर सारा टेस्ट हो सकता है। तो जब भी वो मैंने काम करना है तो वो मुझे प्रोडक्शन की डाटाबेस की एक्सेस नहीं देगा, वो मुझे कहेगा कि ये कोड है, अब कोड में स्कीमा भी लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, अपना लोकल में एक डाटाबेस बना लूँगा, वो माइग्रेशन रन करूँगा तो सारे टेबल बन जाएंगे, एक कमांड से सारे टेबल बन जाएंगे, क्योंकि कोड की एक्सेस तो उसने दी है ना, तो कोड से सारे टेबल, और कोड में माइग्रेशन पड़ी है, माइग्रेशन रन करूँगा तो टेबल बन जाएंगे। फिर मैं उसमें क्या करूँगा, डाटा को डंप करूँगा। अब वो डाटा की फाइल मुझे डंप डाटा वो देगा, वो देगा, मैं उसको डंप करूँगा, डाटा जाए। अगर वो नहीं दे रहा तो फिर एक ही तरीके हम मैन्युअली सारा डाटा क्रिएट करेंगे दोबारा उसको टेस्ट करने के लिए। लेकिन ज़्यादा अच्छी कंपनीज क्या करती हैं, कोड देती हैं, कोड में माइग्रेशन होती है, हम एक फ़ाइल रन करते हैं, सारे टेबल बन जाते हैं, फिर हम वो डंप फाइल ऐड करते हैं तो हमारे पास सारा डाटा आ जाता है, इनफ डाटा, जिससे सारी चीज़ें मैं टेस्ट कर सकता हूँ एक सॉफ्टवेयर की। सही है, तो आपने ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, माइग्रेशन और डंप डाटा। जब भी पाइथन के प्रोजेक्ट में एग्जिस्टिंग में काम करना है और उसमें डेटाबेस लगी है और एसक्यूएल लगी हुई है और आपके पास आ गया, तो आपने एक तो उसकी रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करनी है, पोइट्री वगैरह या यूवी या वो चल जाएगा पाइथन का कोड। लेकिन अब वो डेटाबेस भी है तो डेटाबेस तो नहीं चली। अब उसकी दो ऑप्शन है, या तो क्लाइंट हमें क्लाउड वाला यूआरएल दे दे ताकि सारी चीज़ें उसकी तो क्लाउड वाले यूआरएल पे तो चल रही होंगी ना, हमारे पास भी चल जाएगी। अगर वो नहीं देता फिर हम क्या करेंगे, वो हमारे पास कोड होगा, माइग्रेशन होगी, हम एक नई डमी डेटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर वो माइग्रेशन रन करके सारे टेबल बना लेंगे, उससे फिर डंप डाटा लेंगे और वो उसमें इंसर्ट करके हमारे पास डाटा आ जाएगा, हम अपनी एप्लीकेशन में डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा फ्लो होता है। सही है, तो आज का हमारा टारगेट फिर ये रहा कि डेटाबेसेस समझ आ गई, सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। अब कल हमने दोनों डेटाबेसेस को ख़त्म कर दें, कोई ज़्यादा नहीं है, कोड मैंने लिखा हुआ है, क्रड 2-4 क्रड हैं, लाइन इंसर्ट कैसे करना, अपडेट डिलीट, वो आपको आ जाए। फास्ट एपीआई हमें आती है, फास्ट एपीआई को यूज़ करके क्रड लगा देंगे। हाँ, उसमें
इसीलिए चूंकि नो एसक्यूएल हम जा रहे हैं तो हमें वो नहीं है। जब हम एसक्यूएल में जाएंगे तो फिर वो हमको पढ़ेंगे और वो सारी फॉरेन की सारी चीज़ें भी वो माइग्रेशन से ही मैनेज करनी, वो हमने यूआई से जाके मैनेज, यही तो मैं कह रहा हूँ अगर यूआई से करेंगे तो फिर मसला है। हाँ, अगर टेबल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर लेट्स सपोज इन्होंने एक डाटा है इनके पास, ईमेल वगैरह चीज़ें, अब 50 लाख ईमेल्स पड़ी हैं, ये इनके पास कॉलम का नाम गलत हो गया, अब ये उसका नाम ईमेल रखते हैं और ईमेल्स वाले को डिलीट करते हैं तो 50 लाख ईमेल डिलीट हो जाएंगे। अब उसका सलूशन क्या है? वही कि हम नॉर्मली सेम कॉलम को चेंज नहीं करते हैं, हम एक नया कॉलम बना देते हैं। तो क्या होता है कि पुराना कॉलम तो वही है तो डाटा भी वही है, समझ रहे हो? फिर हम एक कमांड चलाते हैं जो उस पुराने कॉलम से डाटा कॉपी करके किस में डालता है? न्यू कॉलम में। फिर हम पुराने कॉलम को डिलीट कर देते हैं। इसको कहते हैं कैस्केड डिलीट, कि हमने सॉफ्ट डिलीट किया है, पहले डाटा को सिक्योर किया फिर डिलीट किया। अभी मोंगोडीबी का तो समझ में आ गया ना, उसमें तो कोई चक्कर नहीं है ना, उसको हम समझेंगे कल, वो तो ख़त्म करें ना, फिर देखते हैं एसक्यूएल को कैसे करना है, ठीक है? मतलब एक एक स्टेप से चलते हैं ना ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो डेटाबेसेस को देखते हैं, वो ख़त्म कर लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि टू डू ऐप या कोई इस तरह की चीज़ें बनाएं। अभी के लिए सिर्फ मोंगोडीबी पे फोकस करें, एट द सेम टाइम सारी डेटाबेसेस पे फोकस करेंगे नहीं चलेंगे। वन बाय वन पहले हम फोकस करेंगे। हमारा इस वीक का टारगेट ये है कि हम एक CRUD एप्लीकेशन बना सकें फास्ट API को यूज़ करते हुए, सही है? मोंगोडीबी को यूज़ करते हुए, मोंगोडीबी और फास्ट API PyMongo के साथ, उसमें डाटा ऐड हो रहा हो, डिलीट हो रहा हो और अपडेट हो रहा हो, मल्टीपल APIs बन रही हों नो एसक्यूएल के साथ। इस वीक का टारगेट ये अचीव कर लेंगे। अगले वीक फिर हम एसक्यूएल का टारगेट अचीव कर लेंगे, उसके कुछ कंसेप्ट लर्न करके, चीज़ें लर्न करके, और उसके बाद फिर हम अगला स्टेप जो है हमारा पी प्रोसेसिंग, उसके ऊपर आ जाएंगे, सही है? होपफुली NumPy Pandas, डाटा पी प्रोसेसिंग, और फिर आगे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे।